जो कोचिंग है वो तो आईएएस की है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईएएस के साथ साथ पीसीएस का भी देते हैं, मिक्स देते हैं ना, सिविल सर्विसेज मतलब कुल मिला के। तो यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बेसिक, इसको आप बेसिक कह सकते हो या बेसिक प्लस कह सकते हो। एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी प्लस है। जैसे कि जो बाकी स्टूडेंट है सबको पता है कि हमने लगभग कितना पढ़ दिया, 3 घंटे 9 घंटे के आसपास पढ़ दिया हमने पिछले 3 दिन में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा है, अर्थक्वेक पढ़ दिया उसमें, ये तो पढ़ा है, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेटें कैसे खिसकती हैं, और वो महाद्वीपीय विस्थापन वाला ज्योग्राफी में सब पढ़ दिया। यानी 9 घंटे में हमने इतना पढ़ा है। और मेनली और कुछ कुछ चीजें मैंने छोड़ दी हैं, क्यों, ताकि आपको एकदम से लोड ना पड़े। इसी 9 घंटे की क्लास को अगर मैं पूरे तरीके से पढ़ाता तो 18 घंटे लग सकते थे। लेकिन जो मैंने आपको बताया इसमें वो ये कि एक तो सब्जेक्ट में आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। कई लोगों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होती है, कई लोगों को मजा नहीं आता पढ़ने में ज्योग्राफी या जीएस, तो आपका उसमें रोचक कैसे बनाया जाए सब्जेक्ट को, ये भी इस जो क्लास है इसका एक मतलब एक समझने को सबसे मेन चीज है। समझ गए ना? नहीं तो हम पहले हाथ पांव छोड़ देते हैं, या एक बार पहले से नेगेटिव थिंकिंग अगर दिमाग में आ गई तो फिर वही आती रहती है। और जो नए स्टूडेंट है उनको पता चल जाएगा आज की क्लास में कि इस क्लास का मकसद क्या है और हम इसको कैसे बाकी की क्लास से अलग कर सकते हैं। बात समझ में आई ना आपके? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में। ठीक, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं किसी को पता है? ज्वालामुखी, बिल्कुल सही बात। और हाँ, रेगुलर आया करो। कितने लोग लगातार 4 दिन से आ रहे हैं? बाकी एक एक दिन कम। आप भी रेगुलर ही हो शायद, जब से आए हो मतलब तब से, है ना? अब कुछ एक हैं वो एक दिन कम, एक दिन आपका हाथ खड़ा नहीं हुआ पीछे, एक दिन गैप हो गया शायद। अच्छा, ऑनलाइन ले रहे, हाँ तब तो बढ़िया। अच्छा, तब तो बढ़िया है। मतलब रिदम टूटनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? तेंदुलकर के बारे में बोला जाता था ना, तेंदुलकर कितना खेला, लगभग 20-22 साल नहीं, 18 साल, 89 से 2013 तक खेला हो। लगभग कितने साल होते हैं? 24 साल, लगभग 23-24 साल शायद, इतना कोई खेला हो। लेकिन उसमें कहा जाता है कि उसके बारे में कि जो नेट प्रैक्टिस या सुबह शाम खेलना होता था ना उसका, अब अपनी शादी है तो उस दिन तो खैर नहीं प्रैक्टिस करेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ता था। अब तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ रहा है फिर भी, तो तभी तो वो क्या है, वो तेंदुलकर है। नहीं तो क्या हो जाता हो, विनोद कांबली। समझ रहे हो ना भावनाओं को मेरी आप? तो वही चीज है, प्रैक्टिस मेन चीज है। तो इसको लगा दिया जाए फिर जरा, फिर मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे भी। तुम हाँ, मिनिमाइज करना है ना? हाँ हाँ हाँ। नहीं अब जरूरी थोड़ी कि हर कोई माउंटेन प्लेट से बने। अब जैसे आपने कहा ना कि वेस्टर्न घाट वहां पर बना है जहां पे कोई प्लेट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आपने कहीं पे किताब में ऐसा पढ़ा है? पश्चिमी घाट पर्वत या वेस्टर्न घाट पर्वत एक वास्तविक पर्वत नहीं है, नॉट अ रियल माउंटेन, ऐसा लिखा हुआ पढ़ा है किसी ने? पर्वत जैसा ही नहीं है वो। यही तो खेल है ज्योग्राफी। मैंने कल क्या कहा था आपसे, बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी, ऐसी सुनाई देंगी आपको जो रियल में जैसी हैं या जैसा लिखा हुआ है वैसी है ही नहीं हो। अब वो रियल माउंटेन क्यों नहीं है ये भी बताया जाएगा। मैंने कल भी बताया था आपको, जब आपने पूछा था शायद आइलैंड कैसे वाला वो, तो मैंने कहा था ना कल आपसे कि भारत का हिस्सा जब खिसक रहा था तो जो वेस्टर्न घाट जो अरब सागर वाला हिस्सा है, कौन सा वाला, एक चीज मैं ऐसी बता देता हूं आपको। पेन यहां से आएगी ना मेरे भाई, तुम इधर ही रहना यार, हैं तुम्हारा बड़ा योगदान है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं एक चीज इनकी बता देता हूं फिर आपको बता देता हूं। ये कौन है? इंडिया है ना, ये नॉर्मल इंडिया भारत है। और यहां पर एक माउंटेन है जिसको हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत है, वही जो डोडा बेटा नीलगिरी आप सुनते हो, वही वाली चीज। अब इनका ये कहना है कि ये पर्वत यहां पर तो प्लेट टकराती नहीं है, फिर भी ये माउंटेन बन गया। तो खाली प्लेट से माउंटेन नहीं बनते। अभी मैंने माउंटेन पढ़ाया ही नहीं है आपको, है ना? अब वो जो एक तो हम उसको बेसिक क्लास में पढ़ाएंगे, दूसरा एडवांस क्लास में पढ़ाएंगे बढ़िया से। तो ये इसके अब इसको कहते हैं, कई लोग साइंटिस्ट कहते हैं, सॉरी ज्योग्राफर कहते हैं कि ये माउंटेन है ही नहीं,
नॉट ए रियल माउंटेन भी कहा जाता है। ये कैसा पर्वत, कहीं पर लिखा होगा इट इज अ ब्लॉक माउंटेन, या एक ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत है, ऐसा भी लिखा होता है। हाँ, तो मैंने आपको क्या कहा था कि भारत की जो शेप है आज की डेट में, जो आकार है वो ऐसा है, लेकिन गुजरे जमाने में भारत ऐसा न होके कुछ ऐसा था, यानी इंडिया लगभग ये था या इससे भी ज्यादा, जमीन थी इधर को भी। तब भारत जब इधर की ओर जा रहा था, मैंने पढ़ाया था ना कल परसों आपको, प्लेट खिसक रही थी इधर को, तो इतना हिस्सा, ये हिस्सा कहां चला गया, नीचे धस गया, टूट के नीचे धस गया, वो फॉल्ट आ गया, मतलब उसमें क्या हुआ, तनाव, टेंशन वेंशन हुआ होगा, कल बताया था थोड़ा बहुत, वो नीचे चला गया। अब यहीं पर फिर नीचे जब चला जाएगा तो उसमें क्या भर जाएगा, पानी। सिंपल चीज है ये। अगर इसी मुखर्जी नगर में बाहर आप 10 मीटर गड्ढा खोद दो, खोद दिया आपने, आपको गड्ढा नजर आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, जिस दिन बारिश हो जाएगी उस दिन क्या नजर आएगा आपको, तालाब, पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो समुद्र का मतलब, ओशन या सी का या झील का मतलब सिर्फ इतना है कि वो हिस्से नीचे हैं और उनमें पानी भर गया है, बस। और जमीन या लैंड एरिया का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां तक पानी नहीं भरा वो उससे क्या है, ऊपर है। इतना ही तो फर्क है। जो नीचे है पानी भर गया तो सी हो गया या तालाब हो गया या जो भी है, जिसमें पानी नहीं भरा वो क्या है, वो जमीन है। इतना ही फर्क है मोटा मोटा। तो अगर ये हिस्सा नीचे चला गया और ये झड़ गया, नीचे खत्म हो गया, तो इसमें अरेबियन सी बन गया। मैंने बताया भी था कल कि पहले अरब सागर नहीं था, पहले हिंद महासागर भी नहीं हुआ करता था, अटलांटिक ओशन भी नहीं था पहले, बताया था ना, वो बाद में बने धीरे धीरे। अब मैंने आपको थोड़ा सा खुजली खुजली जैसी दी, मतलब हल्की हल्की बात बताई मैंने, बाकी मैंने कहा था सब फिर पढ़ाएंगे आपको। तो ये नीचे गिर गया, तो अब यही चीज है, देखो ऐसे है, ऐसे समझो, ये जा रहा था, ये पूरा भारत है, मेरे दोनों हाथ क्या है, इंडिया है, ऐसे जा रहे थे, ये किसी वजह से ऐसे नीचे चला गया ये। अब ये नीचे चला गया तो इसमें कुछ हिस्से तक क्या भर गया, पानी, है ना, ऊपर भी जा रहा था और फिर टकराएगा भी कहीं पे, ये बहुत सारी चीजें। तो ये बताओ, ये हिस्सा ऊंचा ऊंचा नहीं हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो एक माउंटेन जैसा दिखेगा। अब ये दूसरा कहीं ना कहीं लड़ेगा, ये तो लड़ेगा तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर भी तो उठेगा। तो इसलिए भारत का ये हिस्सा थोड़ा सा क्या है, ऊंचा है, इसीलिए यहां से नदियां इधर की ओर जाती हैं, आपको पता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो पूरा सिस्टम है ये। अब इसी चीज को जब हम मेंस में लिखेंगे या एडवांस क्लास में इसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यही ऐसे पूछा जा सकता है। देखो कैसे, जैसे मैं ऐसी आपको हिंट दे रहा हूं कि भारत में जो नदियां हैं वो ज्यादातर कहां की ओर बहती हैं, पूरब की ओर बहती हैं, ईस्ट की ओर बहती हैं। इसके पीछे क्या भौगोलिक कारण हो सकते हैं, कि ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या हो सकते हैं इसमें। अब क्या उसने क्या कर दिया, रिवर सिस्टम को किससे जोड़ दिया, वो प्लेटें कैसे टकराई, ब्लॉक माउंटेन कौन कहा, उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। यही तो खेला है किसका, यूपीएससी मेंस का। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, ये चीजें। लेकिन ये दोनों चीजें किताब में एक साथ लिखी हुई आपको बहुत कम मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो कहीं कहीं पर, उसको खोजना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो एक बार आप जब रिवर सिस्टम पढ़ लोगे और दूसरा आप वो भी पढ़ लोगे तो दोनों चीजें आपके समझ में आ जाएगी, तो आप खुद ही उसको बना दोगे। थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा, बस इतना ही तो है। ठीक है, तो ऐसे बढ़ेंगे आगे। तो अभी आप बिल्कुल आनंद लो क्लास का, बस थोड़ा सा रुचि जो है, इंटरेस्ट आपका जगाओ। तो हमने कल ज्वालामुखी पढ़ा था, है ना। आज मैं आपको एक तो वोल्केनो पढ़ाऊंगा, ज्वालामुखी, दूसरा मैं आपको रॉक्स के बारे में बताऊंगा, और तीसरी चीज मैं आपको थोड़ा ये पढ़ाऊंगा कि मैपिंग कैसे देखना चाहिए, एटलस, है ना, मैप होता है जो, उसको हमें कैसे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे आज। ठीक है, तो पहला आज का है क्या, ज्वालामुखी। देखो, हाँ बताओ, एक होती है वोल्केनो, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। सिंपल चीज है। सबसे पहले मैंने आपसे कल क्या पूछा, कल या परसों कभी भी मैं बात करता हूं, सबसे पहले किस बारे में बात होनी चाहिए, जो वर्ड लिखा है, समझ गए ना। आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती। जैसे हम पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी, तो सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए क्या, कि ज्वालामुखी क्या है। तो बताओ फिर हिंदी में बताओ, ज्वालामुखी का मतलब क्या है, आग। वो मुखी का मतलब यानी जिस मुंह से आग निकलती है वो क्या है, ज्वालामुखी है। समझ गए ना। अब ध्यान दो, ज्वालामुखी का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जिस मुंह से आग, आग का मतलब वो वाली आग नहीं जो जादूगर निकालते ना, कभी हा 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 करके वो, या राक्षस निकालते थे। यहां पे वो मतलब नहीं है, यहां पर ये मतलब है कि जमीन के अंदर से जहां से भी गर्म चीजें आती हैं। आग का मतलब यहां पे क्या है, गर्म, जिनका टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा। उसमें गैसेस भी आ सकती हैं,
उसमें जलवाष्प गैसेस में ही आता, वो आ सकता है, बड़े बड़े वो पत्थर वत्थर भी आ सकते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी तो ज्वाला है वो। यानी जिस मुंह से क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है बस। लेकिन एक वर्ड और होता है जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया, इसका इंग्लिश नाम होता है वल्केनेसिटी। इसका अंग्रेजी नाम क्या है, वल्केनेसिटी या ज्वालामुखी क्रिया। ये अलग चीज है, एक ही है कि अलग अलग है, बताओ? अलग अलग है तभी तो लिखा है। तो अब ध्यान दो, ज्वालामुखी का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां जिस मुंह से क्या निकलती है, आग। आग का मतलब समझ गए ना, जमीन के अंदर की गर्म चीजें बाहर आती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बताऊंगा। अब ज्वालामुखी क्रिया में क्या है, ज्वालामुखी क्रिया में वो सब कुछ सम्मिलित किया जाएगा कि जो जमीन के अंदर वो गर्म चीजें जहां बनी हैं, जहां पर चट्टानें कैसी हो गई हैं, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से मॉल्टन हो गई हैं, सेमी मॉल्टन हो गई, गलित हो गई, अर्धगलित हो गई हैं, प्लास्टिक में आ गई, जैसे बताया था मैंने आपको, वो बनना और उसके बाद उसका ऊपर को आना और उसके बाद उसका फैल जाना, या ऊपर आग वाग धुआं हुआ जो आप देखते हो, उन सारी क्रियाओं को अगर सम्मिलित किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी क्रिया, वल्कनिसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों मंत्र समझ में आए ना? ज्वालामुखी का मतलब, जैसे आप अपने आप को अर्थ समझो, आप अपना मुंह खोल रहे हो, वहां से आग निकल रही, तो ये मुंह क्या है, ये ज्वालामुखी है ना? वो आग कैसे बन रही है, वो बाहर आ रही है कहीं से, एक नली से आ रही है, वेंट से, वो बाहर आके फिर किसको क्या क्या नुकसान पहुंचा रही है, कैसे ठंडी हो रही है, वो सारी क्रियाएं किसमें आएंगी, ज्वालामुखी क्रिया या वल्कनेसिटी में। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई नहीं हुई इतना? ठीक है ना? तो पहली चीज ये है ना कि चीजों को समझो, बेसिक और एडवांस वैसे होता कुछ नहीं है, बस ये पढ़ने का एक क्या है, तरीका है। ये पढ़ने का एक क्या है, तरीका है। जैसे आप मान लो, क्रिकेट का एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो। जैसे आप क्रिकेट सीखने गए हो कहीं पे, आप क्रिकेट सीखने गए हो, है कि नहीं है? तो सबसे पहले कोच अगर आपको बॉलिंग सिखा रहा है तो सिर्फ क्या सिखाएगा, पहले वो पहले कहेगा तुम जरा हाथ घुमा के तो देखो, आप रनअप लेके तो देखो कि आपका रनअप है कि नहीं है। उसके बाद तो फिर आपको टेक्निक्स पे काम करेगा कि कंधा कितना मुड़ रहा है, आउट स्विंग इन स्विंग कैसे होती है, क्या होती है, बात की बात है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? तो वही चीज है। चलो आप ये समझ गए, इसके बाद देखते हैं हम। अब इस डायग्राम को देखो आप। इस डायग्राम का सीधा मतलब ये है कि ये यहां से क्या आ रही है, नीचे से, है ना, गर्म चीजें आ रही हैं। अब गर्म चीजों में रॉक्स है, हो सकती हैं, नीचे जमीन के अंदर पानी है, वो भाप में बदल गया, गैसेज हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो सब बाहर आई। तो ये क्या कहोगे इसको आप, ये है ज्वालामुखी। ये क्या है, ज्वालामुखी। अच्छा, दूसरा डायग्राम, इस पे, ओ कहां पे, ये वाला, जरा बताओ यार, मैं भूल जा रहा हूँ रोज। ओह, एरो, ये समझ गए? तो ये क्या चीज है, हाँ, ये चीज बाहर आ गया है। अब इसको हम ऐसे देखते हैं, देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, यही है ना, लिखना है, हाँ, पेन से, ये वाला हो गया। अब नोट पे ना, यार ये कब सीखूं, कब सीखूंगा मैं ये, समझ रहे हो तुम मेरी बात? अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, याद करो 2-3 दिन पुराना केस, कौन सा वाला जो मैंने पढ़ाया था, क्रस्ट मेटल। जो नई स्टूडेंट हो पुरानी क्लास देख लेना आप लोग, अब मैं पूरी 9 घंटे तो रिपीट नहीं कर सकता। देखो सीधी सी बात मैंने क्या बताई थी आपसे, मैंने आपसे क्या कहा था, गुजरे जमाने में याद करो, मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो क्या है, क्रस्ट। बताया था नहीं बताया था? उसी को मैं बता रहा हूं क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट हैं इसलिए। ये क्रस्ट है, इसके बाहर वाला, अंदर वाला हिस्सा क्या है, मेंटल। तो ये हिस्सा मेंटल है, ये हिस्सा क्या है, मेंटल है, और ये अंदर वाला हिस्सा क्या है, कोर। उसके 2 हिस्से होते हैं, आंतरिक कोर, बाह्य कोर, एक अलग चीज है। तो आप ये समझ लो कि जो व्हाइट वाला हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा जो है ये क्रस्ट है। ये क्या है, क्रस्ट। यहां पे जब हम ये, यानी ये हिस्सा ठोस है,
ये कैसा है, ठोस है। और ये जो कौन सा मेंटल का हिस्सा है, ये वाला, इसका टेम्परेचर इस एरिया में, मैंने आपसे कहा था कि इस एरिया में टेम्परेचर कितना है, 1200-1500 डिग्री सेल्सियस है ना, 100-300 किलोमीटर की गहराई वाला हिस्सा। नाम क्या था, किसी को याद है उस लेयर का? हाँ, एस्ट्रोनोस्फेयर, यानी दुर्बलता मंडल, याद है? अब जो चीज मैंने बताई है आपको और उसको मैंने पूछ दिया और किसी आ गया स्टूडेंट को, किसी को, तो इसका मतलब बताया ठीक गया है। और अगर दूसरों को नहीं आया, जिसने क्लास की थी, अब कुछ नहीं है तो उनकी नहीं बात नहीं कर रहा, और बाकी को नहीं आया, तो घोर पश्चाताप होना चाहिए। दुख से हमें क्या हो जाना चाहिए, दुख और संताप से डूब जाना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिनने क्लास की और दिमाग में नहीं आया। फ्रस्ट्रेशन भी तो एक चीज है ना। लोग कहते हैं कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से फ्रस्ट्रेट होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन ही क्या करता है आगे, हाँ, फ्रस्ट्रेट, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, नहीं तुम कल मरने वाले हो, है अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर मजा नहीं आएगा ना उसमें। फ्रस्ट्रेशन बड़ी जरूरी चीज है। अब मैंने कहा कि ये जो हिस्सा है, ये मेंटल का ये वाला हिस्सा, इस हिस्से का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो यहां पर गर्मी ज्यादा है। क्लियर हो गया ना। अब लेकिन जो ऊपर वाला सफेद वाला हिस्सा, क्रस्ट वाला हिस्सा, वो सॉलिड है, उसने नीचे उसको क्या कर रखा है, दबा रखा है। दबा रखा है मतलब प्रेशर है, दबाव है। अब ये भाई साहब जो गर्म है, ये कहां की ओर आने की कोशिश करेंगे, ऊपर की ओर आने की कोशिश करेंगे, कहेंगे भैया हमें कहां जाना है, ऊपर, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर अगर मान लो, ये अंदर जो गर्मी वाली चीज है, मैंने इसको दूसरे डायग्राम से बताया था उस दिन, ये गर्मी वाली चीजें जो हैं, इनको हमने नाम दिया क्या, मैग्मा, है ना। यानी जमीन के अंदर जो गर्म मॉल्टन स्टेज में या गलित अवस्था में, अर्धगलित अवस्था में जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उनको क्या नाम दिया गया, मैग्मा, ठीक है। अब ये मैग्मा जो है, ये कहां की ओर आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर को। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब ये ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा, अब क्यों करेगा, क्योंकि वो गर्म है, गर्म चीजें हमेशा फैलती हैं। अगर किसी वजह से, वजह क्या हो सकती है, मैंने कल बताया था आपको, प्लेट मूव कर रही है ना, चट्टाने इधर उधर खिसक रही, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर प्रेशर रिलीज हो गया, यानी इस हिस्से में दबाव जो है वो क्या हो गया, किसी वजह से कम हो गया, दबाव कम हो गया, तो इसको बाहर आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही चीज है, टायर अगर क्या हो, घिसा हुआ हो और अंदर हवा बहुत ज्यादा हो, हमने ज्यादा टायर को भर दिया और लगातार हम गाड़ी चला रहे, तो टायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके अंदर की हवा भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। हवा गर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, फैलेगी, तो टायर फट सकता है, ज्वालामुखी टाइप का। तो जब यहां से ये चीज अब बाहर आ जाएगी, देखो अब ध्यान दो, अब जब ये चीज फट के बाहर आ गई है ऐसे, ये फट के बाहर आ गई, तो इसको पीले कलर से क्यों दिखाया मैंने, हाँ, वो इसलिए दिखाया क्योंकि नीचे जो है वो जो मैग्मा है, वो ऐसा नहीं कि पानी जैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत क्या है, चिपचिपा टाइप का होगा, वो गाढ़ा जैसा होगा, विस्कस। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा, उसके ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो फैलने लगेगा। तो फैलेगा तो वो लगभग लिक्विड जैसा नहीं होगा, जैसे देखा होगा आपने, तरल जैसा हो जाएगा वो थोड़ा सा। अब वो जैसे ही बाहर आएगा, फैल जाएगा, तो उसी को हम लोग नाम देंगे क्या, लावा। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया। अंदर अगर है तो क्या है, मैग्मा, और अगर बाहर है तो लावा। उत्तराखंड पीसीएस में एक जमाने में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ज्वालामुखी के जब नीचे से गर्म चट्टानें जब बाहर आ जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक मैग्मा, लावा, ऑप्शन ऐसे टाइप के थे, समझ गए ना। तो बाहर आ गया तो लावा, अंदर आ गया तो मैग्मा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है कि नहीं है। इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये लावा का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो ये किस फॉर्म में आने लगेगा, अब सॉलिड फॉर्म में। पहले किस फॉर्म में होगा, हाँ, पहले मतलब जैसे आपने उसमें देखा होगा, जो डिस्कवरी टाइप के चैनल होते हैं, इसमें जब बाहर आता तो लावा ऐसे फैलने लगता, फैलने लगता। वो फैलता क्यों है, क्योंकि उसका दबाव क्या हो गया है, कम हो गया। दबाव कम होते हुए उसको क्या होगा, रिलीज होगा ना, उसका प्रेशर रिलीज हो गया, दबाव रिलीज हो गया, तो कहेगा मजा आ गया, जैसे मैंने कल बताया था। अब वो खुल जाएगा, अब वो तरल जैसा होने लगेगा, लिक्विड जैसा फैलने लगेगा। लेकिन टेम्परेचर भी कोई चीज है, और उसका तापमान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम, क्योंकि ऊपर तापमान कम है। तो किस फॉर्म में आ जाएगा वो, सॉलिड। तो ऐसे ही अगर ऊंचा ऊंचा बन गया तो पर्वत जैसा भी बन सकता है, ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा वो, है ना। अगर ऐसे फैल गया तो पठार जैसा भी हो जाएगा, प्लेटू जैसे, जैसे दक्कन का पठार, महाराष्ट्र वाला,
कई सारी चीजें हो सकती है उसमें, क्लियर है ना, ये है। तो एक तो ये होगी। अच्छा, आप इसी चीज को देखो थोड़ा सा, अब इसको हम ऐसे देखते हैं, जैसे ये जमीन है आपकी, है ना, ये ऊपरी हिस्सा है, और यहां पर इस हिस्से में आप लगा लो, अंदर के हिस्से में यहां पे क्या है, मैग्मा है, मतलब गरम गरम चीजें हैं। और वे जो मैग्मा भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो ऊपर की ओर क्या करेंगे, आएंगे, क्योंकि यहां गर्मी क्या है, ज्यादा है, यहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, और ये किसका पार्ट है, मेंटल का पार्ट है। किसका, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल, क्रस्ट के नीचे मेंटल है। अब ये बाहर को आएगा, जब ये बाहर को आएगा तो तोड़ के फिर तोड़ेगा ना उसको, तो जैसे ये तोड़ के बाहर आएगा इसमें, और ये जब बाहर आएगा तो इस हिस्से को हो सकता है ये इस टाइप से क्या कर दे, एक गड्ढा जैसा बना सकता, नहीं बना सकता भाई। जमीन जब ऐसे फटेगी ना, तो आपने देखा होगा जो एक गड्ढा जैसा नहीं बन जाता, यानी माउथ बनेगा, नहीं बनेगा, मुंह जैसा। आपने उसको सीधे याद करो किसको, ये जो अपने टीवी पे जो देखा हुआ है। तो जहां से ये बाहर आएगा ये मैग्मा, और बाहर आके क्या बन गया, बनने को तो ये क्या बन गया, लावा। तो ये जो मुंह जैसा बनेगा ना इसका, ये इसी मुंह को हम क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी जहां से निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, क्रेटर, यानी माउथ ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखी का मुंह, या जिस मुंह से आग वाग ये जितनी चीजें आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, क्रेटर। समझ गए ना। अच्छा, एक वर्ड और होता है जिसका नाम होता है कॉल्डेरा। नाम सुना है कि नहीं सुना कभी, ये बताओ। एक होता है कॉल्डेरा, एक होता है क्रेटर। आपने, अब दोनों में फर्क क्या है बताओ। हाँ, जैसे मुंह है, छोटा मोटा मुंह है तो क्या है, वो क्रेटर है, और लगातार विस्फोट हो रहा है नीचे से, फिर से क्या हुआ, विस्फोट हो गया, या वो हिस्सा धंस गया, दोनों चीजें हो सकती। जैसे एक मान लो ज्वालामुखी आ गया और इतना बड़ा गड्ढा बना दिया उसने, जितना बड़ा ये मकान है ये वाला, इसके कुछ सालों बाद, कितने भी साल हो सकते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से ज्वालामुखी क्रिया हुई, फिर से नीचे से उसको उड़ा दिया उसने, फिर से, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ध्यान दो, गड्ढा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाताल लोक तक गड्ढा होगा वो, क्या ऐसा हो सकता है कि देखने में पता चल रहा है वो फिल्मों का जैसा, हॉलीवुड की फिल्म में कहीं चला जा रहा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। गड्ढा बंद हो जाएगा, किससे बंद होगा, है लावा से। भाई जो लावा नीचे से आया है वो जम गया तो फिर ढक्कन जैसा नहीं लगा देगा वो, ढक्कन लग गया। हाँ, कुछ गड्ढा हो सकता है, फिर नीचे गड्ढा लावा का ढक्कन लग गया, फिर वहां से फिर क्या होगा, फिर मान लो उसने उखाड़ दिया, फिर से एनर्जी आई, फिर से दोबारा लावा आया, फिर उसने उखाड़ दिया, तो गड्ढा पहले से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कुछ हलचल वलचल हुई, इधर उधर प्लेटें खिसकी, इधर उधर खिसका, तो पता चला जो ढक्कन जैसा था वो फिर से धंस गया नीचे, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी धसाव, सब्सिडेंस एंड एक्सप्लोसिव, मुझे एक्सप्लोजन या फिर से विस्फोट हो गया, तो दोनों वजह से गड्ढे का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी जो क्रेटर है इसी का बड़ा आकार, इसी का बड़ा भाई जो है वो क्या है, कॉल्डेरा है। बात समझ में आई। छोटा मुंह क्रेटर, बड़ा मुंह कॉल्डेरा। बात समझ आई नहीं। जैसे विराट कोहली भी बहुत चिल्लाता है ऐसे करके, तो क्रेटर है। अब आप करो इतना ज्यादा तो मुंह खोलता हो, लेकिन क्रिस गेल जब चिल्लाता है तो वो कॉल्डेरा हो जाएगा वो। बात समझ में नहीं आई आपके। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। इस डायग्राम को आप बना भी सकते हो, फिर मैं वैसे भी दिखाता हूं आपको। हाँ, और दूसरा, ये जो जिस सहारे ये आ रहा है, जहां से क्या आ रहा है, इसको क्या कहेंगे आप, वेंट या नली। यानी जिस सहारे से, कहीं से तो आएगा ना ज्वालामुखी ऐसे, हाँ, जब ऊपर की ओर आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, नली कहेंगे या वेंट कहेंगे उसे। ठीक है, आपने पढ़ी हुई है शायद भूगोल आपने, हाँ ठीक है, बढ़िया है। यहीं पढ़ी है कि कहीं और जगह पढ़ी हुई है? अच्छा, चलो बढ़िया। पहले सब्जेक्ट रहा है कभी ग्रेजुएशन में ऐसा? ठीक है। और मैंने फिर से मैं लगातार कहते आता हूं आपसे, जैसे आपका सही है, हमेशा प्लेन पेपर पे लिखा करो, लाइन वाले पे नहीं लिखना है।
क्योंकि लिखने वाले पे वहां पे कैसा आता, प्लेन पेपर आता है, आता नहीं आता। और डायग्राम अच्छे से बनाओ और खुद से एक्सप्लेन करो उसको, ये लिखने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि आप यूपीएससी मेंस के लिए या पीसीएस मेंस के लिए जाओगे तो जैसे मैंने कहा कि ये किसी ने लिखा कि धसाव या फिर से विस्फोट होने से कॉल्डेरा बन सकता है, ऐसा लिखा किसी ने? ईमानदारी से बताओ, लिखे कि नहीं लिखा? लिखा करो अपने आप भी। मैंने कितनी बार बोला कि कॉल्डेरा का निर्माण किससे हो सकता है? क्रेटर के धंसने से या फिर से उसमें दोबारा से विस्फोट होने से ये निर्माण हो सकता है। क्या हम इसको नहीं लिख सकते? तो जितना ज्यादा ऐसे लिखने की आदत होगी आपकी, उतने ही नंबर आएंगे। आपने बड़े बड़े पत्रकारों को देखा होगा, जैसे बड़े बड़े पत्रकार या छोटे मोटे कुछ भी होते हैं, वो कोई बोल रहा होता है वहां पे, बड़ा बड़ा पीएम सीएम जो भी है, वो खुद से नहीं लिखते, वो ऐसा पूछते हैं, अच्छा ये लिखूं सर, ये ना लिखूं, ऐसा तो नहीं बोलते ना वो। तो आप भी अब उसी स्टेज में आ गए हो। कुछ चीजें तो मैं लिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और जिसको मैं कई बार बोल चुका हूं, तो उसको खुद से लिखना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी आदत बनेगी, है ना, क्वेश्चन लिखने की आगे। तो ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये मिनिमाइज करना पड़ेगा ना मेरे भाई, पीछे जाने के लिए। गुड, ठीक है। ये देखो डायग्राम का यही फायदा है। अब ये क्या कह रहा है, अब यहां देखो ये हिस्सा, हाँ ये वेंट हो गया नहीं हो गया, ये नली है, यहां से आ रहा है। और ये जो अलग अलग लेयर देख रहे हो आप, ये कई बार ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, उस पर ध्यान, बाकी क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दो। जो अब आप ऐसे 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 देख रहे हो, ये सब क्या है, चट्टाने हैं। ये क्या है, सब रॉक्स हैं, परतदार चट्टाने होती ना, सेडिमेंट्री रॉक्स इसे कहते हैं। ये रॉक्स की क्या है, लेयर्स हैं अलग अलग, ठीक है। अब यहां से ये आ गया ऐसे, तो यहां से आ गया, लावा आ गया, तो यहां से इसने क्या कर दिया, ऊपर को इसको बना दिया, और ये ऐसी ऐसी चीजें बन गई। और इसके आगे क्या है, इस पे मत जाओ, इसको मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, उसके अलावा इस पे जाओ, सिर्फ इस वाले पे जाओ, इसको नहीं पढ़ना है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। वो मैंने, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है, यहां से क्या आया, मैग्मा आया, और इसको क्या बोला हमने, वेंट, नली, इससे और समझ में आएगा। उसका क्या है, क्रेटर। और ये टॉल कोन वोन ये कुछ नहीं है। अब देखो एक चीज मैं बताऊंगा आपको, लोड नहीं लेना है। क्या मतलब, मैंने हमेशा बोलता हूं हर क्लास में, क्या नहीं लेना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया टॉल कोन कैसे बनता है, बड़ा भारी भरकम नहीं है, एक तो टॉल, दूसरा कोन। आप कहोगे यार क्या बात है भाई साहब, ये तो खूंखार इंसान है। तो ज्वालामुखी जब आप पढ़ो ना, ये कुछ नहीं है, ये खाली आपको डराने के लिए। कोन क्या कैसा होता है, ऐसा होता है कोन की, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, क्लियर है ना। बस जहां भी लावा वावा जमा होके इस टाइप का शेप बना देगा, उसको क्या कहोगे आप, कोन, खत्म बात समझ में आई ना। तो इस भाई साहब ने यहां ऊंचा ऊंचा बन गया, तो इसको क्या बोल दिया इसने, कोन। कहीं पर ये सिंडर कोन कह देगा उसको, कहीं पर ऐश कोन कह देगा, कहीं पर कुछ कह देगा। आपसे इसके इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बात समझ में आएगी नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि टॉल कोन क्या होता है। भाई जो लंबा होगा, ऊंचा होगा, सबसे ऊपर होगा, वही तो टॉल कोन होगा, है कि नहीं है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खाली क्या करती हैं, लोड दिलाती हैं, और उसका मतलब कुछ नहीं होता है। अब बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें। नीचे वाले में भी देखो, ये क्या है, क्रेटर है, ठीक है। अच्छा, कोई और अगर है तो मैं आपको बताता हूं इसमें। यार ये ना नोट 3 लगाओ यार इस पे, ये बहुत बेकार है नोट 5। नोट 3 इतना इजी है क्योंकि मैं अपने वाले पे नोट 3 यूज करता हूं, उसमें इतनी जल्दी जल्दी होता है, फटाफट सारे ऐसे फीचर सब नीचे होते हैं उसके। नोट 3 बहुत अच्छा है, नोट 5 बेकार है, तभी तो हाथ नहीं चलता इसमें। हो गया, इस वजह से ना आप भी परेशान हो जाते हो, कहते हो कितना बेवकूफ इंसान है, नहीं है कि नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं सोच रहे हो क्या आप। तो आपकी ये क्या है, महानता है या फिर मैं कुछ और समझूं इसको, है। अच्छा अब चलो ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात, अब क्या पूछा जाएगा, इतना तो आप समझ गए कि ज्वालामुखी कहां से आता है, कैसे आता है, मेंटल से आता है, एस्ट्रोनोस्फीयर से आता है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब दूसरी चीज ये आती है कि जो ज्वालामुखी में जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं,
तो ज्वालामुखी जो नीचे वाले निकलने वाले पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जरा अंदाजा लगाओ क्या क्या होना चाहिए है? क्या क्या मिलेगा जमीन के नीचे? सब कुछ नीचे ही तो है। ये जितनी चीजें आप देख रहे हो वो सब कहां है? नीचे ही है कि नहीं है? एक कभी डॉक्यूमेंट्री देखना, नाम भूल गया मैं, उसके तो डुप्लीकेट भी बन चुके हैं बहुत सारे। वो है आपकी मतलब ओरिजिन ऑफ अर्थ पे इस टाइप से है वो, उसमें हिस्ट्री ऑफ अर्थ है या हिस्ट्री ऑफ कुछ है इन 2 आवर्स। किसी ने देखी है? 2 घंटे में पूरे अर्थ का, उसने गजब का पिक्चराइजेशन है उनका, हॉलीवुड वालों ने किसी ने बनाया। तो उसमें वो गजब चीजें दिखाते हैं। उसमें वो दिखाते हैं कि जब अर्थ पैदा हुई, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, ऐसे समझो, जब अर्थ पैदा हुई किसी जमाने में, अब आपको पता है 460 करोड़, तो कहते हैं कि ये भी उसी दिन बन गई थी। ये क्या पेन है? ये भी उसी दिन बन गई थी। मास्क भी उसी दिन बन गया था। ये पहले कोरोना आजकल आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? यानी जो भी चीजें हम इसमें गेन कर रहे हैं, चाहे आप ऑक्सीजन ले रहे हो, चाहे आप हाइड्रोजन ले रहे हो, चाहे आप लोहा ले रहे हो, चाहे आप पानी ले रहे हो, ये कहां की देन है? सब अर्थ की तो है। बस स्टार्टिंग में गर्मी ज्यादा थी, सब कुछ फिर बाद में धीरे धीरे मैग्मा टाइप से हो गया, कुछ ठंडा हो गया, कुछ सॉलिड हो गया, है कि नहीं? जैसे स्टार्टिंग में अर्थ का एटमॉस्फेयर था कि नहीं था, ये बताओ? नहीं था। अर्थ पहले ठंडी हुई, है कि नहीं? विस्फोट होते रहे, ब्लास्ट होते रहे उस पर, और नीचे से गैसें निकली। जितना भी आप देख रहे हो कि आज हमें ऑक्सीजन मिल गई, आज हमें हाइड्रोजन मिल गई, आज हमें फलाना मिल गई, सब अर्थ ने तो दिया है हमें। दिया कि नहीं दिया? तो नीचे से ऊपर सब हुआ। ये जो हल्की गैसें थी ऊपर चले गई, भारी गैसें थोड़ी नीचे आओगे। ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगे, गुरुत्वाकर्षण बल वाला। तो इसलिए सब कुछ जो है वो समझ लो सब यही है। तो बड़ी जबरदस्त है, कभी देखना आप उसको। उसने स्टार्टिंग से हिस्ट्री दिखा रखी बिल्कुल आज तक की। मैं अभी नाम मुझे क्लियर नहीं आ रहा, कल की क्लास में बता दूंगा मैं आपको। हालांकि मैं भी पूरा नहीं देख पाया उसको आज तक, ये भी एक दुखद है। 2 घंटे हमारे पास भी नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या क्या चाहिए। तो बताओ हमें क्या क्या चाहिए भाई, क्या क्या हो सकता है इसमें, ये बताओ आप। है हमें क्या क्या मिल सकता है? बताओ बताओ, इसमें लग जाएगा ना अब ये? हाँ, अब तो इससे चलो, अगर अब आपसे मैं बात करूं कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए, तो ये बताओ जमीन के अंदर ये मिलेगा नहीं मिलेगा हमें? बताओ पहले तो। जमीन के नीचे क्या है? चट्टानों के टुकड़े हैं कि नहीं है? नीचे चट्टानी तो है, वही चट्टानें टूट के कहां निकलती हैं? बाहर आती हैं। तो चट्टानी टुकड़े। अब फर्क सिर्फ इसमें क्या, इसमें अंतर क्या, फ्रेगमेंट्स में इसमें अंतर क्या है? इनका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा भाई, इतना ही है। मोल्टन या सेमी मोल्टन स्टेज में चट्टानी टुकड़े कहां निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बात? अब इसमें सब कुछ हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, जो भी चीज सब कुछ होगा भाई। तभी तो ऊपर चट्टाने वट्टाने जो लोहा मिलता है, फलाना मिलता है, ये मिलता है, ये सब कहीं से तो निकलेगा। मिनरल्स जितने भी कह रहे हो सब आएंगे। दूसरा और क्या आ सकता है? ये दूसरी चीज क्या आएगी? गैसेस। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और चीज भी होता है। क्यों? 3 ही चीजें होती हैं अर्थ पे। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये चीजें हो गई सॉलिड। अब नीचे लिक्विड है तो वो प्रेशर की वजह से लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, चेंज हो जाएगा ऊपर आके। अब गैसेस में आप कहोगे जमीन के अंदर क्या है? पानी है। तो अगर गैसेस की बात करें तो सबसे पहले या सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलेगी हमें, ये बताओ? वाटर वेपर। यही तो बात है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वाधिक कौन सी गैस ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती है, ज्वालामुखी के बाहर आने पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस आती है, तो कोई लगाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नाइट्रोजन। आंसर क्या है उसका? जलवाष्प। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे क्या है? पानी भी तो है ना कई गहराई तक। अब ज्वालामुखी जहां से आएगा या जो भी होगा वो सब पानी को किस में कन्वर्ट कर देगा? वाष्प में बदल देगा वो। तो ज्वालामुखी के आते समय या ज्वालामुखी जो गैसें बहुत ऊपर तक जाती हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जलवाष्प पाया जाता है।
ये बात समझ में आई। इसके अलावा आपको क्या क्या मिल सकता है उसमें, दुनिया भर की चीज है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आ सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, इसमें नाइट्रोजन इसमें निकलता है वहां से। बात समझ में आ रही ना मेरी। बहुत सारी चीजें दुनिया भर की गैसेज इसमें निकलती हैं। लेकिन कहा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलेगी, तो आंसर क्या होगा, कौन सी, जल वाष्प। आप लिख दो, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा जल वाष्प की होती है, सर्वाधिक मात्रा जल वाष्प की होती है। ठीक है। और इसमें प्लस करके लावा भी लिख देंगे हम। अब लावा क्या है, ये भी तो चट्टानी है। अब मैंने एक इसी, अगर मैं चाहूं तो सिर्फ इसी में भी लिख दूं इसको, मैंने अलग से भी लिख दिया ताकि दिमाग में चीजें सही रहे। तो लावा है, चट्टानी टुकड़े हैं बड़े बड़े, ये वो सब निकलते हैं इसमें। ठीक है। तो जलवाष्प की मात्रा वाटर वेपर सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है आप समझ गए। ठीक। अच्छा, अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ध्यान देते हैं किस पे, लावा पे। उस पे तो गैसेस पे तो हम चले गए। ठीक है। गैसेस पे नाइट्रोजन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है थोड़ा सा, ऑक्साइड्स भी निकलेंगे थोड़ा सा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगी थोड़ा सा, सब कुछ ही निकलेगा। अब हम लावा की हम बात करते हैं। तो लावा जो होता है, अगर हम लावा की बात करें कि लावा कैसा लावा निकलता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। आप देखो, तो लावा यहां पर हम कह सकते हैं कि लगभग कितने प्रकार का निकलता है, दो। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप का है। एक तो होगा जिसमें एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक यानी अम्ली। इसको बिल्कुल 2 मिनट में आपको याद करा दूंगा मैं हल्के हल्के तरीके से, अम्ली वाला। और दूसरा कौन सा वाला, थोड़ा सा बेसिक या क्षारीय। एक अम्ली टाइप का, दूसरा क्षारीय टाइप। अब वो लावा जिसमें सिलिका का परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो। ऐसा लावा जिसमें सिलिका का परसेंटेज जो है वो ज्यादा होगा, वो क्या होगा, एसिड लावा होगा। और जो क्षारीय लावा होगा उसमें सिलिका का परसेंटेज क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। इतना फर्क है। अब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे भाई। ज्वालामुखी में जो क्वेश्चन बनते हैं खास तौर पे यूपीएससी में, और जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, एडवांस क्लास जिसको हम, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको। ये सारे क्वेश्चन एसिडिक लावा और बेसिक लावा से बनते हैं। लेकिन इसको मैं आपको बेसिक के हिसाब से विथ इंटरेस्ट बहुत बढ़िया से आपको बता देता हूं कैसे। अच्छा, अब आप फिर सब समझ जाओगे, सारा आप समझ जाओगे। फिर मैं आपको बताऊं, जो सिलिका की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, ये दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये बताओ। यहीं पर इसमें आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है, ये आ रहा है ना। चलो यहां लिख देता हूं, अब ऊपर ही लिख देता हूं। चलो हम भी थोड़े कमजोर विद्यार्थी हैं। ये होगा, तो ये जो सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी जिसमें, ये चिपचिपा क्या होगा, ज्यादा होगा, विस्कस ज्यादा होगा। और ये वाला चिपचिपा क्या होगा। अब आप सारे क्वेश्चन समझ जाओगे इसके। इसको मैं क्या मतलब है इसका बताओ। अब ये बताओ, एक चिपचिपा ज्यादा है, एक चिपचिपा कम है, या इसको आप कह सकते हो गाढ़ा। ये ज्यादा होगा और ये गाढ़ा क्या होगा, कम होगा। अब हर चीज को ना प्रैक्टिकल लिया करो अपने आपस की चीजों से। ऐसे समझो इसको, ये जो है ये शहद है, ठीक है, और ये जो है तेल है, ऑयल। बेसिक वाला क्या है, तेल, और अम्ली वाला क्या है, एसिडिक वाला क्या है, शहद, है ना, वो वाला। अब दोनों चीजें आ रही जमीन के अंदर से। अब ध्यान दो इसको, ये यही मेन चीज है। यहीं से अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग। लावा आया, हमने कहा कि ये एसिडिक लावा है। हमने कहा क्या है, एसिडिक है, यानी गाढ़ा है, चिपचिपा है, सिलिका की मात्रा ज्यादा है, विस्कस है, शहद जैसा है। तो बताओ क्या फैल जाएगा जल्दी,
नहीं फैलेगा, है ना। ऐसे आएगा, वो थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा जाएगा, फिर क्योंकि ग्रेविटी का मामला नीचे गिर जाएगा। तो वो जैसे यहां से निकला है तो इस टाइप का बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जैसे यहां से निकला ऐसे आएगा तो ऐसे एक पहाड़ जैसा बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया। अब उसी के मुकाबले क्षारी लावा आ रहा है, यानी कौन सा वाला, बेसिक, जो कम चिपचिपा है, कम गाढ़ा है, तेल जैसा है, तेल चिपचिपा है लेकिन तेल जैसा है, तो वो क्या होगा, फैल जाएगा, नहीं फैलेगा। दूर तक कौन जाएगा, तेल जाएगा, बेसिक वाला। नजदीक तक कौन जाएगा, एसिडिक वाला। याद कैसे करोगे, क्यों कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन वहां होता है कि पढ़ तो दिया समझ भी गए, एग्जाम में कंफ्यूजन ये होता है कि साला एसिडिक शहद था या बेसिक तेल था, होता ना कि ये कौन है, कैसे याद करोगे बताओ। याद करने के बहुत तरीके हैं। ए पहले आता है कि बी पहले आता है, ए मतलब ए ग्रेड। शहद महंगा होता है कि तेल, आप क्या खाना पसंद करते हो, बात समझ में आएगी ना। जो एसिड, आप ऐसे तो याद हो जाता है ना, एसिड, एसिड या अम्ली, जो एसिडिक है, जो अम्ली है वो अच्छा है, मतलब शहद अच्छा है, तेल बुरा है। तो जो अच्छा है, अब आप पूरा कंसेप्ट समझ गए, तो वो कम फैलेगा, पर्वत जैसा बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। अब जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा बेसिक एडवांस की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन फिर रोक दूंगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा अभी, है क्योंकि फिर आप बेहोशी छा जाएगी, क्योंकि बेसिक है ये। जैसे एग्जाम में, अब यूपीएससी में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वहां यूपीएससी में, देखो वहां भी क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा सही है या गलत कथन है, जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उसमें आएगा, विश्व के या जहां पर भी ज्वालामुखी शंकु बनते हैं, वोल्केनिक कोन बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, वहां पर का लावा क्षारीय होता है, बेसिक होता है। सही है कि गलत है ये, है? हाँ ये गलत है। कोन बनेगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सिंपल पहले लावा को समझो ना, शहद और तेल को समझो आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक में, बेसिक का मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म क्लास है, ऐसा मत समझना। ये है सिर्फ आपको इंटरेस्ट जगाएगी, ये क्लास रोचक बनाएगी, उसको बहुत इजी वे में पढ़ाई जाएगा, ये समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे। अब जैसे सोचो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो गाढ़ा वाला लावा है, अब सोचो ऐसे, जो गाढ़ा वाला लावा है, यानी कौन सा वाला, एसिडिक लावा है, वो गया ऊपर, उसने एक पहाड़ पर्वत जैसा बना दिया और वो इधर उधर नहीं गया, गाढ़ा है, तो विस्फोट भी तगड़ा होगा नहीं होगा इसमें, क्योंकि नीचे से जो धकेलने वाला होगा उसको ज्यादा पावर मिलेगी, तो ज्यादा विस्फोट वाले से बनेगा। तो जो विस्फोटक उद्गार होगा, एक्सप्लोसिव होगा, जो ज्वालामुखी, जो खूंखार ज्वालामुखी होगा, जो तबाही मचा देगा, बड़ा बड़ा क्रेटर बना देगा, जो ऐसे खतरनाक तरीके से, यानी एक होता है शांत तरीके से उद्गार होना, यानी कई बार होता है कि बहुत शांत तरीके से क्या हो रहा है, इरप्शन हो रहा है। एक होता है बहुत ब्लास्ट के साथ उद्गार होना। ज्वालामुखी दो टाइप के होते हैं, बताऊंगा मैं। तो जो ब्लास्ट करके आएगा, जो ज्यादा पावर के साथ आएगा, जो धरातल को तोड़ते हुए ऊपर आएगा, वो कौन सा होगा, एसिडिक होगा कि नहीं होगा। बात समझ में, क्लियर समझ आई नहीं बात। तो इतनी चीजें आप बिल्कुल कहानी के तौर पे समझ गए। मान लो आपने शहद खाया और किसी बंदे ने तेल खाया है, कौन है इसमें जिसने तेल खाया, कौन शहद खाया, बताओ। आप खुद सोचो, तेल खाओगे तो कैसा हो जाओगे, फैल जाओगे या कैसे होगे, मोटापा आएगा कि नहीं आएगा। जो तेल खाएगा वो जल्दी फैलेगा, फैल जाएगा। शहद खाने वाला अपने हिसाब से तगड़ा बनेगा, ऊंचा ऊंचा पर्वत जैसा बनेगा। ज्यादा विस्फोटक कौन सा होगा, शहद वाला। अब गैस वैस में मत चले जाना है। अब किसी को गैस हो रही तेल खा के, वो खतरनाक हो रहा है, उसका हाजमा बिगड़ गया, कब्ज हो रही है, तो वो अलग चीज है, वो निगेटिव सेंस में नहीं जाना है उसको, समझ गए ना। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब मैं जितने भी आपको मैथ दिखाऊंगा इसमें सब में यही चीज लिखी होगी। अब ये चीज मैंने आपको 5 मिनट में बता दी। अब आप कहीं पर भी पढ़ो, ये ज्वालामुखी वालामुखी वाला कोई भी चीज पढ़ो ना आप, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ लो, चाहे आप कितनी बड़ी चीज पढ़ लो, घुमा फिरा के वो सिर्फ कहां जाना है उसने कि भैया ये लावा एसिडिक है, ये बेसिक है, ये कौन है। हाँ एक चीज और, अगर ऊंचा ऊंचा बन गया, अब ध्यान दो, अगर ये ऊंचा ऊंचा बन गया, क्योंकि ऊंचा बनेगा तो क्या बनेगा, कोन। कोन बोले तो ये हिंदी में क्या कहेंगे, शंकु, यानी माउंटेन, ऊंचा ऊंचा, एक ही बात तो है। पर्वत जैसा बनेगा तो ये है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखूं, नीचे उल्टा है जो, कौन लिखा दू इसमें कौन लिखा जाए कि ना, ना। इस पे हम लिखते हैं, ये दिखाई दे रहा आपको,
ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसको हम कहते हैं क्या, शील्ड। क्या बोलते हैं इसको, ये एक अलग चीज है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्या कहते हैं इसको, शील्ड। शील्ड मतलब ऐसा, शील्ड मतलब ये मेरा हाथ देखो ऐसा, कोन मतलब ऐसा, और जो तेल खाएगा वो ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, शहद खाने वाला ऐसा होगा। एक चीज और, आपसे अगर मैं पूछूं कि लावा का पठार, जैसे आप कहते हो ना कि भारत के इस हिस्से में, किस हिस्से में, इंडिया के इस वाले हिस्से में किसी जमाने में आज से 10-12 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में लावा आया है ना, और हम कहते हैं दक्कन प्लेटू, क्या नाम है उसका, दक्कन का पठार बोलते हैं ना, जहां पे काली मिट्टी है, इसमें लावा फैल गया। तो बताओ ये कौन सा लावा होगा, ये बेसिक की एसिडिक, पक्का बेसिक ही तो होगा। मैंने क्या कहा, लावा क्या हो गया, फैल गया, चारों ओर फैल गया, बाद में उसमें काली मिट्टी ब्लैक सॉइल बन गई और उसमें खेती बाड़ी हो गई। तो बेसिक लावा होगा कि नहीं होगा, बताओ ज्यादातर, है ना। तो यहां पे क्या बन रहा है, माउंटेन। तो नीचे क्या बनेगा जल्दी बताओ, पठार या मैदान। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। नीचे क्या बनेगा, प्लेट्यू। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना आपके, कि दुनिया में जहां पर भी आपको बड़े बड़े, कोलंबिया का पठार, भारत का प्रायद्वीप का पठार, पेनिनसुला प्लेट्यू वाला पठार में जहां भी लावा का विस्तार हुआ है, या जहां पे भी लावा का पठार बना हुआ है, उसमें शांत उद्गार होगा। पहली बात तो कौन सा वाला, नॉर्मल शांत तरीके से आएगा, दरार के सारे भी बताऊंगा आपको। और एक्सप्लोसिव यानी खूंखार तरीके से जब आएगा तो शहद वाला होगा वो, क्योंकि गाढ़ा है, ज्यादा पावर के साथ ऊपर आएगा वो अम्ली होगा। ठीक है ना, क्लियर कट, कोई डाउट। अच्छा एक बार इसको आप लिख लो पहले, फिर मैं इसको वहां चाहता हूं उस पे, ये बढ़िया से लिखना आप है। यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो रही है, आप ऐसे लावा को एसिडिक बेसिक लिख लेना, और वो ऊपर को मैंने एरो किया है वो पूरा चिपचिपा होता है। बाकी अपने मन से जो भी लिखो लिख लो। आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे शहद खाना चाहिए, मैं शहद खाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, ज्यादा खूंखार हो जाऊंगा, माउंटेन जैसा ऊंचा हो जाऊंगा, और मैं तेल खाऊंगा तो फैल जाऊंगा। इससे क्या रहेगा, याद रहेगा आपको। चीजें ना इजी वे में पढ़ा करो कभी भी, और अगर चीजों को आप दूसरे तरीके से पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। दूसरा, किताबों की लैंग्वेज हमेशा परफेक्ट नहीं होती है ना, किताबों में बहुत अलग सा लिखा होता है। फिर वो किताबें इतनी पतली है, उतना क्यों बताएगा वो, क्यों लिखेगा इतना। और यहां पे इसको लिखते रहो आप लोग, जहां पे कुछ दिक्कत है मुझे बता देना, ये कोई जरूरी नहीं लिखना है बीच वाला। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो स्टूडेंट हैं, सभी तो आपने पढ़ाई है, सभी ने बीए एमए सबने किया है, ये इंटर तो सभी ने किया है। जब आप एग्जाम में लिखते हो तो कौन सी चीज लिखते हो, जैसे हम सोचते हैं ना, मान लो हमारा परसों एग्जाम है, हाई स्कूल इंटर या बीए कुछ भी, तो आज हम सब पढ़ देते हैं ना, रट देते हैं कि भाई साहब ये भी आएगा वो भी आएगा। और जब एग्जाम देके निकलते हैं तो हम क्या क्या लिख पाते हैं वहां, जो एकदम से रटा होता है वो लिखते हैं, कि जो फिल्टर होता है दिमाग में वो ये वो लिख पाते हैं। हाँ, जो पहले से फिल्टर होता है ना कि नहीं है, और लगातार लिखने की जो स्टाइल, जो अदा होती है ना स्टार्टिंग, वो एक ही जैसी होती है, जो बन गई होती है। और वो तो खाली नॉर्मल एग्जाम है इंटर विंटर का, उसमें सिलेबस कम है। यहां आप यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम देने के लिए बैठे हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लिखोगे वही जो क्या होगा, दिमाग में बढ़िया से फिल्टर हुआ रहेगा। जैसे ये चीजें आपके दिमाग में फिल्टर हैं और आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ी है ये, तो आप अब एसिडिक और बेसिक लावा को ऐसे ही पढ़ोगे। आप एग्जाम में प्री में जब क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही आप सॉल्व करोगे उसको। लेकिन अगर आपको डाउट है, आपको नहीं पता कि एसिडिक बेसिक क्या है मामला, हमेशा कंफ्यूज रहोगे आप और क्वेश्चन गलत कर दोगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है पहली बात। दूसरा, एक ऑप्शन आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा आ रहा है कि नहीं है? यही दिक्कत होती है। इसलिए जो भी चीज पढ़ो भले कम पढ़ो, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, किसी से हो भी नहीं सकते। कोई सोच रहा है ऐसा कि मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा, चाहे प्री हो चाहे मेन हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं सारा सिलेबस कर दूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। खुद भगवान शिव भी आ जाए तो वो भी कहेंगे ना भाई, इतना मेरी बस का नहीं है, गणेश जी को भेजो, नई जनरेशन का बच्चा है, इसको दिखाओ। इस टाइप से बात करेंगे शिव भी, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है, कौन कहां से पूछ दे क्या पता। और कितने % नंबर चाहिए भाई बताओ आईएएस बनने के लिए? 55-60%। हमेशा यही तो होता है। तो बाकी क्यों नहीं आ रहे फिर किसी का 80% क्यों नहीं आ रहे? कोई सीबीएसई बोर्ड थोड़ी है ये 100 में से 100 नंबर आ जा रहे हिंदी में। वहां तो टीचर मेहरबान है, स्कूल मेहरबान है,
थोक के भाव नंबर मिल रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम पीछे जा रहे हैं, फिर पीछे चले जाऊं मैं, आप कोई दिक्कत? ये लड़का आगे बैठा हुआ है, ये कंजूस है ये बिल्कुल। कहां से लिख रहे हो तुम इतने ऊपर से, बताओ इतने ऊपर से क्यों लिख रहे हो? ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। इधर दिखाओ, ये भी एक अदा है। देखो ये कह रहा है कि मैं एक एक चमड़ी जो होती है ना बचा के रहूंगा। ये गलत चीज, इतना छोड़ दोगे तो कितना नुकसान हो जाएगा बताओ। नहीं नहीं वो चीज ठीक है। अब होता क्या है ना, देखो आपकी राइटिंग ठीक है, राइटिंग आपकी अच्छी है, बढ़िया सा लिख रहे हो आप, साफ साफ लिख रहे हो। ये देख रहे हो आप, मतलब इनकी जो राइटिंग है इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा घुमा फिरा के ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन जो लिख रहे हैं वो अच्छी है और समझ में आ रही है पूरा पूरा। यही राइटिंग अगर आप मेंस में लिख दो और बढ़िया से साफ सफाई के साथ, तो एग्जामिनर का मन क्या करेगा? पढ़ने का करेगा उसको। जैसे ये मैंने बना रखा है, इसको मैं बहुत बढ़िया से लिख सकता था ना यहाँ पे अभी, लेकिन मैं नहीं लिख पाया, तो आप मुझे पूरे नंबर नहीं दोगे अगर मैंने इसी को बढ़िया से ऐसे घुमाया फिराया नहीं होता बढ़िया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कितना लिखना है इसमें। वो विचार आते गए, मैं बोलता गया, ज्यादा हो गया वो। ठीक है, तो अब कहां जाना है भाई हमें? मिनिमाइज में। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये जितने मैं आपको दिखाऊंगा ना अभी, ये अब कुछ नहीं है, ये आप सब जानते हो। क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। वो ये कह रहा है इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। ये ज्यादा क्या होता है? विस्फोटक होता है कि नहीं है? डिस्ट्रक्टिव होता है कि नहीं? और कहां पे मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, उसको प्लेट मार्जिन छोड़ दो। ये फ्रीली मूव करता है, लो इन सिलिका। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शेप ऑफ वॉल्केनो जो मैंने आपको बता दिया था, इतनी चीजों में मैंने 2 मिनट में बता दी। क्या कह रहा है? बेसिक लावा का वॉल्केनो पहले एसिडिक पढ़ लेते, क्या होगा? हाँ, लेस फ्लूइड, कम गाढ़ा है, स्लोली स्लोली मूव करेगा। स्टीप स्लोप, स्टीप वॉल्केनो मतलब समझ गए ना, स्टीप मतलब ढाल। चीज तो एक ही है ना। अगर कहीं पर आ जाए कि कोई वॉल्केनो का शेप स्टीप है, ज्यादा ढलान वाला है, तो कौन जैसा हुआ कि नहीं हुआ? बस उसने शब्दों में उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। समझ गए? मोस्ट कॉमन कंपोजिट वॉल्केनो ये अभी पढ़ेंगे, चलो छोड़। माउंट मेयोन ये कुछ नहीं है, उसको बाद में आएगा। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, जेंटल स्लोपिंग। जेंटल मतलब इसका जो ढाल है वो क्या होगा? सामान्य होगा, शील्ड जैसा बनेगा। कुछ नहीं है। इसके एग्जाम्पल में भी बता दूंगा, ये आगे वाली चीज आगे आएगी। ठीक है ना, हर चीज एक साथ नहीं बताई जा सकती। कंपोजिट वॉल, ये है शील्ड जो मैं बता रहा था, ये दिखा है शील्ड वॉल्केनो। ये क्या लिखा है इसमें? नहीं आप इसको भी नहीं समझोगे, अभी इसको समझो। जो मैं शील्ड बता रहा था, है कि नहीं? है इसमें आपको ढलान कैसा लग रहा है? जेंटल। और क्या लिखा है? शील्ड वॉल्केनो, मोनालोवा हवा हवाई। उसको छोड़ो, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, शील्ड वाला बनेगा। और ये देखो, ये कौन सा वाला है? कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगा। ये कैसा जैसा होगा बताओ? शंकु वाला, जिसमें एसिडिक ज्यादा होगा, है ना। अब सब कुछ नहीं जाना है, फिर अगर सब कुछ घुसोगे ना उसमें आप कि हवाईन फलाना फलाना, तो फिर वो आप बेहोश हो जाओगे, फिर वो सब मिक्स हो जाएगा, फिर कुछ याद नहीं होगा आपको। वो चीजें मैं जितनी वो बता रहा ना, वो पिलियन टाइप हवाईन टाइप वो सब बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एडवांस। ठीक है ना, अब ये बेसिक में आपका चल रहा है। अच्छा, ये भी हो गया। अब ये बताओ, अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, पेन से लिखना है यहां से। हाँ, बोर्ड पे। गुड। अच्छा ये बताओ, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं भाई? हैं? कितने प्रकार के? 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं हम। कौन कौन से वाले? सक्रिय होता है एक तो, हाँ। और हाँ, जैसे इंसान भी 3 टाइप के होते हैं। खाली इंसानों पे लो, सारी ज्योग्राफी इंसानों पे। एक जो एक्टिव है, जैसे आप लोग एफटी को पढ़ाई, एक जो सोया हुआ है 3-4 दिन बाद उठेगा, एक जो मर गया है बस। चौथा आदमी है कहीं?
अब भूत भात में नहीं जाएंगे, भूत वाला वो हो जाएगा जो मर गया है। तो अगर हम कहें कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो हम पहला तो क्या कहेंगे भाई, एक्टिव। पहला कौन सा वाला है, सक्रिय ज्वालामुखी। पहला कौन सा, एक्टिव वोल्केनो, जो सक्रिय है। सक्रिय का मतलब क्या हुआ, हाँ जैसे बस, जैसे आप एक्टिव स्टूडेंट हो, इसका मतलब आप पढ़ाई लिखाई करते रहते हो, एक फॉर्म वॉर्म भरते रहते हो, आप क्या हो, एक्टिव हो। क्या हमेशा ही फॉर्म भरते हो रोज, या हमेशा ही पढ़ाई करते हो, नहीं, बीच में गैप। तो एक्टिव का मतलब ये नहीं कि जिसपे लगातार 24 घंटा कुछ ना कुछ निकल रहा हो, ऐसा नहीं है उसका मतलब, समझ गए ना। एक्टिव का मतलब यहां पे ये है कि जिसमें समय समय पर वोल्केनिक घटनाएं होती रहती। अब वोल्केनिक घटनाओं का मतलब यहां पे क्या है, वोल्केनिक घटनाओं का मतलब ये नहीं कि लगातार विस्फोट होकर बिल्कुल लावा सावा ऊपर निकलता रहे, ऐसा नहीं है। हल्की सी अगर धूल धाल गैस वैस भी निकल रही है या थोड़ा धुआं जैसा आ रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी वोल्केनिक एक्टिविटी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम से बिल्कुल चीड़ फाड़ करके बिल्कुल लावा ही आ जाए हर जगह, ऐसा नहीं होता। तो एक्टिव का मतलब जो सक्रिय है, मतलब आजकल हाल फिलहाल के वर्षों में जिससे गैस वैस या इस टाइप की घटनाएं निकलती रहती हैं। ठीक है, इतना सिंपल है। दूसरा और बढ़िया क्वेश्चन, इसके क्या एग्जाम्पल कौन से हैं, कौन कौन से हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो एक्टिव हैं। जैसे इसी में आपको एक नाम दूं मैं, आपको एक नाम सुना कभी आपने, ओजस डेल सैलाडो। पहले ये उस टाइप का था, डोरमेंट टाइप का, एक्टिव में ओजस डेल सैलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना के बीच में। इसका मैं एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूं आपको क्योंकि आज की डेट में ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये। कौन सा वाला, ओजस डेल सैलाडो। इसके अलावा जैसे कोटोपैक्सी है, बहुत सारे हैं। कोटापैक्सी है, ये कहां पर है, इक्वेडोर में है। ये तो मैं खाली आपको क्या क्या आपको होमवर्क है उसके लिए दे रहा हूं। जैसा आप स्ट्राम्बोली पढ़ लो। स्ट्राम्बोली नाम सुना है कि नहीं सुना आपने, ये बताओ, है ना। इटली में है ये, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में, इटली में। कोटोपैक्सी ये नाम है, हिंदी इंग्लिश सब बराबर है इनका। अब देखो लोड नहीं लेना है। लोड नहीं लेना का मतलब क्या है, पढ़ने का तरीका। जैसे कहा जाए कि भाई कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी, क्या तीन ही हैं, कई सारे हैं, ये कई सारे हैं। तो इनको एक तो जहां जहां आपको ये मिल जाए वहां पे आप पढ़ सकते हो। दूसरा इनको हम कहां पढ़ाएंगे आपको, एक तो खुद से। दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, जब हम वर्ल्ड की मैपिंग कराते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे मान लो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट चल रहा है, जैसे मान लो साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप चल रहा है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या इसके बारे में चर्चा नहीं होगी, होगी ना, इसके बारे में भी तो होगी। किसी दिन हम भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी या इटली पढ़ रहे हैं, उस दिन इस्तांबुल के बारे में भी चर्चा होगी। ये बात समझ में आई ना आपके। तो ऐसे हम इसको पढ़ते जाएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो खुद से पढ़ने वाला है। इसको मैं इसलिए यहां पे नहीं बता रहा हूं। मैं चाहूं तो आपको लगभग 10-15 एक्टिव वोल्केनो के नाम लिखा दूं, 10-15 आपको मैं डोरमेंट के नाम लिखा दूं, जो प्रसुप्त अवस्था में डेड के भी नाम लिखा दिए जाए, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होगा। ये खुद भी तो हम कर सकते हैं ना, एटलस वेटलस में भी बताऊंगा मैं आपको, समझ गए ना। और एक साथ क्या रटने अगर कोई बैठ जाए, कहते कि आज भैया मैं ज्वालामुखी रट दूंगा सारे, तो समझ लो उससे ज्यादा एनर्जेटिक, उससे ज्यादा आशावादी कोई नहीं है। किंतु उससे ज्यादा क्या फालतू टाइम वाला भी कोई नहीं है फिर समझ रहे हो ना। जैसे कई लोग कहते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, आज मैं सारे नेशनल पार्क पढ़ दूंगा, आज मैं सारी नदियां पढ़ दूंगा। ऐसे बहुत सारे देखे होंगे आपने, यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ दोगे लेकिन याद रहेगा वो, स्टेप बाय स्टेप। उतना लोड मत लो, क्योंकि एक ही चीज को आप कई बार देखोगे। मेरी बात समझ में आ रही ना। ऐसा स्टेप बाय स्टेप पढ़ो थोड़ा सा। ये हो गया, तो सक्रिय ज्वालामुखी होता है और ये ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे की बात हम करें तो दूसरा वाला क्या बताया था हमने, ये बताओ। दूसरा क्या था, दूसरा होता है डोरमेंट। डॉर्मेट्री बोलते ना, यानी जो किस अवस्था में सोया हुआ है, जो क्या है सोया हुआ है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये ठीक है ना, प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी सोया हुआ।
अब ये बताओ खतरनाक कौन सा होगा, ये वाला कि पहले वाला? है पक्का बताओ, सही सही बताओ। ये खतरनाक, जो जिंदा है ना उससे कोई खतरा नहीं है, जो अचानक से उठता है वो खतरनाक है। जैसे जो कह दे कि जैसे मान लो कोई 4 महीने से किताब नहीं पढ़ा, किसी ने सोया हुआ था 4 महीने से, किसी ने किताब विताब नहीं देखी, अचानक से जाग के उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो किताबों की हालत क्या कर देगा वो कहेगा 2-3 दिन तक वो उठेगा ना, खाएगा ना, पिएगा, खतरनाक हो सकता हो, किताबों को गला भी सकता हो, लेकिन बाद में फिर सो जाएगा क्योंकि सोया हुआ है ना वो। तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं सोया डोरमेंट वाले, ये समय समय पर विस्फोट करते हैं, हमेशा विस्फोट नहीं करते हैं। अब समय समय का ये मतलब नहीं कि हर चौथे पांचवें दिन, ऐसा नहीं, इसका लंबा समय है। जैसे मान लो आज से 10 साल पहले किसी में विस्फोट हुआ था, कितने साल पहले? 10 साल पहले किसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम शांत जैसा बैठा हुआ है, सोया है। अचानक से फिर एक बार फिर विस्फोट हो गया, फिर सोया था, फिर विस्फोट हो गया, समझ गए ना? तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये खतरनाक होते हैं हमेशा। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो ये है, अगर कहा जाए ना कि दुनिया में किस ज्वालामुखी से जबरदस्त नुकसान हुआ है, तो वो कौन सा वाला है? क्रकाटोवा ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में है। ये ज्वालामुखी जब फटा था लगभग 36,000 लोग मारे गए थे पूरे इंडोनेशिया के आसपास। अब कहां रह गया इंडोनेशिया, और कहां रह गया टर्की, और कहां रह गया टोक्यो जापान? तो वहां तक भी कहते हैं कि इसकी आवाज सुनाई दी थी। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? तो फॉर एग्जाम्पल आप क्रकाटोवा लिख सकते हो, फ्यूजियामा लिख सकते हो, इसमें बहुत सारे हैं। ये जापान का है। तो ये ज्यादा सबसे खतरनाक यही होते हैं। सबसे डेंजर ज्वालामुखी आपको कौन से मिलेंगे जिनसे नुकसान होने की संभावना है? ये सोया हुआ, कुछ समय तक शांत, सोया है तो जागेगा ना वो, उसके बाद फिर से खतरनाक हो गया। अच्छा, एक तीसरा टाइप का ज्वालामुखी भी हम लिख लेते हैं, चलो, इसका नाम है क्या? एक्सटिंक्ट, मतलब मृत ज्वालामुखी। और एक नाम और इसका सुषुप्त। सुषुप्त इसी का नाम होता है क्या, या नहीं होता है? अब उसका डाउट है मुझे, आप देख लेना। मृत ज्वालामुखी कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सटिंक्ट कहते हैं। मतलब क्या हुआ बताओ? क्या इस ज्वालामुखी में विस्फोट की कोई संभावना है? कभी नहीं है, बताओ। हाँ, ज्योग्राफी में एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये नहीं हो सकता है, ये कहना क्या है? नहीं कह सकते। जैसे सूरज की कोई एज है कि नहीं है? है। सूरज इतना ज्यादा, आप समझते हो, इतना ज्यादा हीलियम हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जी वो दे रहा है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि एक दिन वो हाइड्रोजन, जो हीलियम, वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और सूरज जो है वो फट जाएगा, उस दिन खत्म हो जाएगा। वो सूरज ही नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे? हमारी भी एज है, अर्थ की भी एज है, सबकी एज है कि नहीं है? तो ज्योग्राफी में, भूगोल में, मतलब लगभग सभी बातों में ये नहीं कहना कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता? कल के दिन कोई ग्रह टकरा जाए, कुछ हो जाए, गड़बड़ टकरा जाए, कुछ भी हो सकता है भैया। हम आप आज वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, कल ईस्ट टू वेस्ट भी घूम सकते हैं अर्थ के साथ, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन नहीं हो कुछ भी तो अच्छी बात है। तो एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो काफी समय से काफी समय से क्या हो, एकदम शांत सोया हुआ हो, और जिसपे इन फ्यूचर कोई संभावना भी नहीं दिख रही है कि इसमें विस्फोट होगा, तो हम कहेंगे डेड हो गया है। ये क्या हो गया है? डेड हो गया है। मतलब फ्यूचर में नहीं लग रहा कि ये कभी दोबारा से आग उगलेगा। ये होता है मृत। लेकिन अभी भी मैंने क्या कहा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि कभी नहीं होगा, क्योंकि उथल पुथल होती रहती। जब हम कह सकते कि हिमालय इतना ऊंचा है, आज से 8 करोड़ साल पहले हिमालय नहीं था, उसके बाद हिमालय बना है, 2, 3, 4, 5 करोड़ साल बाद हिमालय बना है, तो उससे पहले तो नहीं था। एक दिन ऐसा आएगा हिमालय भी नहीं रहेगा, सारी मिट्टी बंगाल की खाड़ी में जमा हो जाएगी। हो सकता है बंगाल की खाड़ी में नया माउंटेन बन जाए, है कि नहीं? जब इतना उथल पुथल हो सकती है, तो जो ज्वालामुखी अभी लग रहा है हमें डेड है, क्यों फिर से जिंदा क्यों नहीं हो सकता भाई? नहीं ना?
लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में या आजकल हम अंदाजा लगाएंगे तो हम ये कहेंगे कि इन फ्यूचर मतलब हम तो छोटा ही लगाते ना कि अगले 40, 50, 60 साल में इसमें कुछ भी होने की संभावना नहीं है, और कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी आजकल इस पे फिलहाल नहीं दिखाई दे रही काफी सालों से। समझ गए ना? तो उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट। कोई नाम बताओ एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी का। जैसे भारत में ही था अपना ये, उसको एक्टिव में गिना जा रहा है आजकल। अंडमान निकोबार में क्या नाम है उसका, मैं भूल जा रहा। हाँ, बैरन वोल्केनो है ना इंडिया का। पहले उसको कुछ और गिना जा रहा था, आजकल एक्टिव में गिना जा रहा है। कई बार धुआं देता रहता वो। तो इसके नाम भी बड़े जबरदस्त हैं बिल्कुल। पोपा, ये कहां का है? म्यांमार में है जैसे, ठीक है। और अपना को सुल्तान ईरान का है ये। और भारत का नारकोंडम हो गया जैसे, कहां पर है ये नारकोंडम ज्वालामुखी? कहां है जरा बता सकते हो आप मुझे? अंडमान एंड निकोबार, भारत, इंडिया में है ये। ए एंड एन मतलब अंडमान एंड निकोबार। तो इस टाइप के ज्वालामुखी आपको मिलेंगे, बहुत सारे हैं, मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा आपको। हाँ, अफ्रीका में वो भी वो वाला है, डोरमेंट। मृत लिखा हुआ है आजकल? नहीं, मृत नहीं है शायद यार, वो डोरमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। चेंज होता रहता है, फैक्ट है ये। फैक्ट हमारे दिमाग से भी स्किप हो जाते हैं कई बार। सबसे ऊंचा है ना वो वहां का, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का। बाकी फिर इन चीजों में ना कौन कहां कैसे, ये सब एडवांस उस पर चलेगा आपका। अभी फिलहाल सिर्फ ये है क्लास का मकसद कि ज्वालामुखी के प्रति आपके कोई डर ना रहे और ज्वालामुखी के बारे में आप थोड़ी चीजें जान लो। हो गया? अच्छा, एक चीज और, ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है ना, उद्गार यानी इरप्शन जिसे हम कहते हैं, वो दो टाइप से होता है। कितने टाइप से? दो। एक होता है, उद्गार के आधार पर भी हम बांटते हैं, केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय मतलब होता है यहां पे सेंट्रल इरप्शन, केंद्रीय उद्गार, ये आप सब जानते हो, इसमें सारा आंसर लगा दोगे आप। और दूसरा होता है कौन सा? फिशर इरप्शन, दरारी। यानी कहने का मतलब यह है कि जमीन के अंदर से जो ज्वालामुखी आता है वो कितने तरीके से आ सकता है? दो तरीके से। एक आ सकता है कौन सा? जो विस्फोट करके आएगा, जिसमें क्रेटर बनेगा, कॉल्डेरा बनेगा। तो ये वाला आप समझते हो नहीं समझते हो? बढ़िया से, ये तो आप बढ़िया से समझ रहे हो कि एक ज्वालामुखी का उद्गार ऐसा होता है जो विस्फोट करके आएगा। एक ज्वालामुखी ऐसा आता है जो किसके सहारे आता है? दरार के सहारे आता है। अब दरार का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, काफी लंबे हिस्से में जमीन का ऊपरी हिस्सा क्या हो गया? एक दूसरे से अलग हो गया ऐसे, या दो प्लेटें आपस में दूर चलेगी तो दरार जैसी बनेगी नहीं बनेगी? तो उस दरार को भरने के लिए नीचे से क्या आएगा? लावा मैग्मा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब ये बताओ, ये सब चीजें हैं, एक है सेंट्रल इरप्शन या फिशर इरप्शन। तो बताओ लावा, अगर आपसे पूछा जाए कि लावा कौन सा कहां का होगा, किस में माउंटेन बनेगा, किस में पठार बनेगा, क्या आप इसको बना सकते हो खुद से? अब बताओ, जैसे पर्वत है, माउंटेन का निर्माण है या कुछ है, वो कहां बनेगा ज्यादातर? बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं कहूं कि इसमें पर्वत की रचना होने की संभावना ज्यादा है, इसमें क्या बन सकता है? इसमें क्रेटर बन सकता है, इसमें क्या बन सकता है? कॉल्डेरा बन सकता है कि नहीं है? इसका लावा ज्यादातर क्या हो सकता है? एसिडिक हो सकता है नहीं हो सकता? अम्लीय हो सकता है। और इधर वाले में क्या क्या बन सकता है? दरारी उद्गार वाले में दरारी उद्भेदन या शांत होगा। ये ज्यादा शांत होगा कि नहीं होगा? है ना? तो इसका लावा ज्यादातर क्या हो सकता है? बेसिक हो सकता है। इसमें जो है वो ज्यादातर लावा प्लेट्यू का मतलब लावा पठार, जैसे हमारा दक्कन का पठार, या लावा प्लेन यानी मैदान,
क्या इस टाइप की बनने की संभावना ज्यादा है कि नहीं है, ये बताओ, है ना? तो कंसेप्ट अगर एक बार आपका क्लियर हो गया तो फिर वो सब चीजें अपनी आप ही आएंगे। जैसे भारत में दक्कन का पठार हम यूज करते हैं वर्ड, भारत में कौन सा पठार? दक्कन का पठार, जहां पर ज्वालामुखी फटा था महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास वाले इलाके में किसी जमाने में, तो दरार के सहारे ऐसे आया होगा नहीं होगा, वो समझ गए ना? तो वो किस क्या बन गया? वो पठार जैसा बन गया, मैदान जैसा बन गया। पठार और माउंटेन में अंतर पता है आपको? पठार वर्ड एक थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, पहले आप लिख लो। जिसमें हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल, बात समझ गए आप, है ना? मतलब इनके कहने का मतलब था, अगर इस टाइप की कोई चीज है, ये क्या है? माउंटेन, पर्वत, जिसका जो ऊपर शीर्ष होगा थोड़ा सा क्या होगा? नुकीला जैसा होगा। हालांकि कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इसकी, जैसे हम कहते हैं हिमालय पीक, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ऐसे बोलते हैं ना, ऊंचा ऊंचा। अब जब हम पठार की बात करते हैं प्लेट्यू की, तो थोड़ा टेबुलर फॉर्म में होता हो ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पठार। ऊंचाई तो इसकी भी होगी, लेकिन ये वैसा नुकीला या उतना जेंटल सॉरी स्टीप स्लोप वाला नहीं होगा, ये सामान्य ढाल वाला होगा। ठीक है, ये भी ऊंचा नीचा होता है थोड़ा सा। तो पठार, ये जो कम फैलेगा तो वो बनेगा, ज्यादा फैल जाएगा तो पठार जैसा बन सकता है। ठीक है, केंद्र उतना बढ़िया वाला नहीं, वो तो एक ही साइड क्रेटर तो तब है ना जब गड्ढा जैसा बनेगा इसमें, उसमें काफी दरार के सहारे आएगा। अब देखो, इसी को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? अगर जैसे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां आएंगे? मैंने परसों भी बताया था आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में कि सर्वाधिक ज्वालामुखी यानी सर्वाधिक वोल्केनिक इरप्शंस कहां होते हैं, कैसे होते हैं, कहां पे आएंगे? तो बताओ कहां आएंगे? जहां पे प्लेटें आपस में टकराती हैं, ये तो बताया ना, यानी कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स, जहां पे प्लेटें आपस में टकराती हैं वहां पर ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आते हैं। और कौन से महासागर के चारों ओर आते हैं ये भी बताया था मैंने, पैसिफिक। अभी पता चलेगा क्यों आते हैं पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर आते हैं। अच्छा, एक तो ये, और दूसरा, क्या ज्वालामुखी वहां नहीं आते हैं जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं? वहां भी तो आते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स जिसे हम कहते हैं, प्लेटों में अपसरण होता है। तो जहां पर प्लेटों में अपसरण होगा वहां पर एक दरार जैसी भी बनेगी, नहीं बनेगी? वो काफी लंबी जैसी, लेकिन वो उनका जो उद्गार होता है, जो इरोशन होता है, उतना खतरनाक नहीं होता, वो शांत होता है। जब प्लेटें एक दूसरे के अंदर जाएंगी, ऐसे कन्वर्जेंस होगा, तो वहां पर जो एक्सप्लोजन होगा वो ज्यादा खतरनाक वाला होता है ना? ये ज्यादा विस्फोटक होते हैं और ये कम विस्फोटक होते हैं। समझ गए ना? ये मेन चीज है। अब हाँ, ये जो ये सब जमीन के तो हैं ही, है ना? ये ज्यादातर यहां भी हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना इसमें, देखो ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त किया आपने। इसको ऐसे समझो, दुनिया क्या है शाहरुख खान की लैंग्वेज में? बहुत छोटी है कहता कि बड़ी है कहता वो, हाँ जो भी है, चलो खास ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो दुनिया छोटी है या ये है तो फिल्मी तरीका है, लेकिन अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, अब वहां तो अंत ही नहीं है। अब है क्या मामला, देखो इसको रिफ्ट वैली या जब हम पढ़ेंगे तो उस समय ज्यादा पढ़ेंगे। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो इसी मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, दिल्ली से मैं यहां से लेके आगरा तक, ऐसे समझ लो यहां से लेके आगरा तक लगभग 200 किलोमीटर में एक दरार पड़ गई। क्या पड़ गई? दरार, एक ऐसे दरार पड़ गई। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, चलो मैं आपको इसको बता ही देता हूं। जैसे सपोज ये भारत है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये आगरा है, ठीक है ना? और इस हिस्से में हमने कहा कि एक दरार पड़ गई लगभग इतना, एक क्रैक आ गया, और वो क्रैक हो सकता है 500 मीटर का हो या 1 किलोमीटर गहराई वाला हो, कुछ ऐसा हो गया। अब ये क्यों हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि प्लेट इधर को खिसक रही, उधर को खिसक रही, टेंशन है, तनाव है, कुछ हिस्सा नीचे भी धस सकता है, जिसको हम भ्रंश टाइप से कहते हैं, फॉल्ट, ऐसा हो गया। ये आज देखा हमने। अब ये दरार का आकार इतना ही हो सकता है कि ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हाँ,
लेकिन इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। यहां हजारों साल नहीं, लाखों करोड़ों साल भी लग सकते हैं। दिक्कत तो यही है। अब मान लो ये दरार पड़ गई, धीरे धीरे दरार ने क्या किया, इस दरार ने अपने शेप को चेंज करके ये दरार यहां से लेके नागपुर तक चले गई, मान लो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है। और बाद में फिर क्या हुआ कि जो प्लेटें इधर उधर खिसकने विसकने वाली थी, उनका मोशन वो भी तो चेंज हो सकती ना। तो भारत की प्लेट अभी इधर की ओर जा रही, तो उसने मान लो इधर की ओर जाने लगी, और इधर वाला हिस्सा बाद में इसका मन इधर को आ गया, सपोज ऐसा भी हो सकता है, या खिसकने लग गई। तो धीरे धीरे दरार क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। और मान लो ये दरार धीरे धीरे क्या हो गई, यहां से ऐसे और इस शेप की हो गई है, सपोज इतनी बड़ी हो गई, और इसमें गहराई भी हो गई। अब ये क्या हो गई, गहराई भी हो गई इसमें। अब मान लो ये नहीं, एक चीज भूल गया मैं इसमें। मान लो स्टार्टिंग में ये जो दिल्ली से आगरा के आसपास तक थी, इसकी गहराई मान लो 100 मीटर या 50 मीटर के आसपास थी। इतनी बड़ी दरार बन गई और कुछ मीटर चौड़ी भी थी। तो क्या बन जाएगी ये, पहले स्टार्टिंग में क्या बनेगी, घाटी, नदी घाटी नहीं बन जाएगी ये। इसमें गारंटी है पक्का नदी बहेगी नहीं बहेगी, क्योंकि जब दरार बन गई, वो गहरा हो गया, पानी वानी जाएगा, तो कभी ना कभी उसमें क्या है, वो नाला नदी जैसी बनती जाएगी। वो टाइम लगेगा, सालों, कई साल लगेंगे। फिर धीरे धीरे और बढ़ गई, इतनी चौड़ी हो गई कि ये कई किलोमीटर हो गई। तो आप इसको छोटा मोटा सी भी तो कह सकते हो, फिर बाद में एक समुद्र जैसा भी कह सकते हो ना। और बाद में ये और फैलने लग गई, या कुछ हो गया इसमें, हो सकता है कभी ना कभी। और नीचे से हो सकता है क्या आ जाए, लावा मैग्मा भी तो आ सकता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो फिर मैग्मा आ जाएगा, तो फिर दरारी टाइप का भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे समुद्र हैं या बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी बनी है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा बताया था मैंने कल आपको, अटलांटिक वाला नहीं बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। कहा था कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप, और साउथ अमेरिका, अमेरिकी कॉन्टिनेंट, वो दोनों आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, बताया ना मैंने। वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे किसी जमाने, पेंजिया जिसको बताया था। वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग। तो ऐसा थोड़ी कि एक ही दिन में इतनी बड़ी दरार बन गई और पूरा पानी भर गया उसमें, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पहले थोड़ा सा हल्का सा हुआ होगा, है ना। अब हल्का सा हुआ तो गड्ढा बन गया, तो पानी भरना जरूरी है कि नहीं है। तो अटलांटिक का खुलना, अटलांटिक का बंद होना, किताब में पढ़ते हो ना वैसे। तो ये धीरे धीरे है। तो स्टार्टिंग में जो वैली बनेगी, तो रिफ्ट वैली भी कहते हैं इसको, भ्रंश घाटी। वही रिफ्ट वैली बाद में फिर सी भी हो जाता है। लाल सागर नाम सुना होगा हमने, रेड सी, कई बार लिखा होता है लाल सागर का खुलना। इसको मैं बताऊंगा बाद में एडवांस क्लास में। तो लाल सागर का खुलना क्या है, ये देखो आप, देखो ये मैप बनाने की जो आदत है ना, ये भी होनी चाहिए। आजकल हमारी छूट गई जब से ऑफलाइन बंद हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है ये, समझ गए ना। ये कौन है, अफ्रीका है। ये अरब प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब जो तीनों ओर से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। और ये अपना ईरान है, ये अपना पाकिस्तान है, और ये हम हैं। ऐसा है कि नहीं है। ये अरब सागर है। और ये कौन सा सी है, रेड सी। ये कौन सा है, लाल सागर। इसको देख के लगता नहीं कि आपको ये चिपके होंगे, पहले मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, है ना। ये सब आपस में क्या थे, चिपके हुए हैं। ये पहले बंद थे। अब इस भाई ने इधर को जोर लगा दिया, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खुल रहा है। इसको कहते हैं लाल सागर का खुलना। रेड सी क्या हो रहा है, खुल रहा है। और खुलते खुलते इसमें सागर पानी भर गया। पहले पानी थोड़ी था इसमें किसी जमाने में, पहले तो जमीन थी ना ये। इसी में अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी, यहीं पे पढ़ोगे आप, यहां से लेके पूरा यहां तक अफ्रीका तक हो, समझ लो। तो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि ये ऐसे ऐसे कैसे खुल रहा है। तो मैंने यही एग्जांपल दिया कि बीच में भी ऐसा हो सकता है कई बार, इसलिए ज्योग्राफी में कुछ भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना, समुद्र के अंदर अगर चीजें होती है तो हमें एहसास नहीं होता है जनरली, और ऊपर होंगी तो दिखेंगी वो, है ना। और जमीन के ऊपर होंगी तो कुछ ना कुछ उसमें भरी जाएगा, और कुछ ना कुछ क्या, हवा भरेगी कि पानी। हाँ, इसलिए हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता हो, हमें कहीं नहीं दिखेगा कि दरार है और दरार के वहां से लावा बुलबुला आ रहा है, हा 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 ऐसे आ रहा है ऊपर को, क्योंकि इतनी दरार बनने तक, इतना वो होने तक उसमें क्या भर जाएगा, उसमें तो पानी भर जाएगा ना वो। यानी आने वाली पीढ़ी को क्या दिख रहा है, वो सी या ओशन दिख रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहां से लेके कलकत्ता तक कोई दरार बन रही है धीरे धीरे और हम उसे देख रहे हैं, भैया आज दरार बन गई देखो, नीचे से देखो लावा आएगा कल इसमें, फिर पूजा पाठ चल रही वहां, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतना धीरे धीरे होगा कि जैसी दरार बनेगी उसमें कुछ ना कुछ पानी वानी ये, और अचानक से इतनी बड़ी दरार बन जाए तब तो फिर हम देखने के लिए पता नहीं जिंदा नहीं रहेंगे। ये भी चीज है ना, लॉजिकल चीज अगर आप देखोगे, समझिए। तो ये चीजें हैं। हाँ तो अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज लिखाई थी कि सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था इसको, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो कि सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां आते हैं। लिखो मैक्सिमम वॉल्केनोज, सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर प्रशांत महासागर के चारों ओर आते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रशांत महासागर के चारों ओर, हाँ, रिंग ऑफ फायर। इसे अग्निवलय भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय भी कहा जाता है। इसको पढ़ाएंगे अभी हम, क्या है अग्निवलय भी कहा जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां आते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर ये कहा जाए कि प्लेट के कन्वर्जेंस पे, जहां पे प्लेटें आपस में टकराती हैं वहां पे आती हैं कि जहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं? ज्यादातर हाँ यहां पे टकराती हैं। ये लिख दो, अधिकांश ज्वालामुखी जो विस्फोटक होंगे, अधिकांश ज्वालामुखी प्लेटों के अभिसारी किनारे पर आते हैं, प्लेटों के अभिसारी किनारे पर आते हैं। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, है ना, कन्वर्जेंट। अभिसारे किनारे पर आते हैं, जहां पर प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये साफ दिख रहा है आपको मैप या नहीं दिख रहा? ये वाला ठीक है, चलो ये वाला ठीक है ना। देखो इसमें साफ साफ एटलस इसीलिए मैं जरूरी मानता हूं। ये कौन सा महासागर है? ये प्रशांत महासागर है ना, पैसिफिक महासागर है। इस साइड नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अपना यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया। अब देखो इस पे है क्या, ये अब ये एक पुरानी क्लास में जाओ सीधे, जब मैंने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया था आपको, है ना, स्टेप बाय स्टेप क्लास इसी बताते हैं। मैंने आपसे कहा था ये सब बता चुका हूं आपको, नस्का प्लेट, कोकस प्लेट, ये वाली प्लेट है। तब ये प्लेटें यहां पे टकरा रही हैं, ये प्लेटें यहां पे क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। इधर वाली प्लेट इसके नीचे धस रही है, ऐसे है कि नहीं, ऐसे धस रही है। तो इस हिस्से में ज्वालामुखी आते हैं प्रशांत महासागर। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, ओजस डेल सलाडो मिलेगा, यहाँ चिम्ब्रेजो मिलेगा, यहाँ पर कोटोपैक्सी मिलेगा, यहाँ पर आपको जो नॉर्थ अमेरिका के हैं सास्ता, रेनियर, हुड, इस टाइप के ज्वालामुखी मिलेंगे यहाँ पे पूरे आपको अमेरिका में। इधर पे आपको जब आप इधर चले जाओगे थोड़ा सा, ये कौन सा हिस्सा आ गया, जापान वाला हिस्सा आ गया ना। ये जापान में अच्छे खासे भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी आते हैं, बताया था मैंने, प्लेटें टकरा रही हैं यहाँ पे आपस में। तो जापान में तो दुनिया भर के ज्वालामुखी हैं। और थोड़ा सा नीचे आ जाओ आप, फिलीपींस का इलाका है, मेयान फिलीपींस में, पिनाटोबो, बहुत सारे हैं, है ना। और ये फ्यूजियामा, इधर इधर सब मिलेगा जापान में। अब ये हिस्सा बताओ ये कौन है? हाँ ये कौन है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान क्या है, बेहोश। अब वो कैसे बताता हूं मैं। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी एक से एक खतरनाक ज्वालामुखी, करंट अफेयर में बहुत आते नहीं आते, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फट गया, ये फट गया, वो फट गया, दुनिया भर का। क्रकाटोवा भी है, ये पूरा इलाका ज्वालामुखी का है। तो यहां पर ये चारों ओर जो है अक्सर क्या होता है, लाइटनिंग होती रहती है। क्या रहती है, लाइटनिंग होती रहती है। यहां पर लाइटनिंग मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, कभी यहां कभी यहां। इसीलिए इसको कह दिया रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मतलब अग्नि वलय, यानी जिसके चारों ओर एक वलय है, रिंग है किसका, आग का। ठीक है, ये इलाके में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। ठीक, क्या भूकंप भी इसी इलाके में आते थे? हाँ, वो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने,
भूकंप भी इसी इलाके में आते थे, अर्थक्वेक। अच्छा, दूसरा इलाका मैंने भूकंप का कौन सा बताया था, जरा बताओ कल की क्लास में। एक तो ये बताया था मैंने टॉप मोस्ट में अर्थक्वेक में, दूसरा कौन सा बताया था, दूसरा कौन सा है? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, हिमालय वाला क्षेत्र नहीं था, कुछ नाम भी कहा था मैंने उसको, कौन सी पेटी, एक नाम भी दिया था मैंने, है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महासागरीय पेटी। अब मध्य महासागर सॉरी महाद्वीपीय पेटी, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपी, यानी जो महाद्वीपों के बीच में है, कौन सी वाली, यहां से देखो सिंपल है, ये नहीं, ये जो इटली विटली के आसपास ज्वालामुखी आते कि नहीं आते बताओ, विसुवियस है, स्ट्राम्बोली है, नाम सुने होंगे आपने, ये वाला, तो ये इटली विटली के आसपास भूमध्य सागर के ज्वालामुखी। अब इधर आ जाओ, इसी दुनिया गोल है, अब यहां आ जाओ, इस वाले मैप में देखो, हमारे पास देखो काम बन गया क्या हमारा, हाँ बन गया, यहां से कर रहा था मैं, ये है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा मध्य महाद्वीपी, मतलब महाद्वीपों के बीच में ये वाला हिस्सा, और फिर यहां से जब आप आओगे इधर को, ये जो ईरान के ज्वालामुखी मिलेंगे आपको, पाकिस्तान मिलेगा, इंडिया मिलेगा, है ना। अब हिमालय की पेटी में ज्वालामुखी नहीं है, खाली ये वाली पेटी में ज्वालामुखी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उससे नीचे को आओगे तो फिर आपको वर्मा में मिल जाएगा, नीचे इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, ये सारा ज्वालामुखी, खाली इतने में ज्वालामुखी नहीं है आपको, ईरान में ज्वालामुखी है। कारण बहुत सारे कारण है ना, वो हाँ वो मैंने बताया नहीं है आपको, वो एडवांस क्लास की बात है। वो कारण जैसे ना आपने देखा होगा कि जहां जहां, एक देखो एक मैं सिंपल चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको इसलिए मैं बता देता हूं कई बार एडवांस चीजें, ताकि आपका क्लियर रहे। इस इलाके में ज्वालामुखी आते कि नहीं आते, आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं। इस इलाके में भूकंप आते हैं, आते हैं, तो भूकंप भी आ रहे हैं, ज्वालामुखी भी आ रहे हैं। और इस इलाके में भूकंप आते हैं, आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, आते हैं, यहां भी आते, खाली हिमालय, भारत देखो एक अलग दुनिया देश है हमारा खतरनाक वाला, इस इलाके में खाली भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी नहीं आते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, इसको पढ़ाया जाएगा बाद में, मतलब वो होता है कि कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जब होता है तो एक तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि अब महाद्वीपीय अभिसरण हो रहा है तो प्लेटें कम नीचे गई हैं, है ना, इसलिए लगाया जाता है। और कहा जाता है कि तिब्बत का पठार थोड़ा मजबूत है, ये भी रीजन लगाया जाता है। बहुत सारे कारण है इसके, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब एडवांस क्लास होगी। लेकिन अब मेंस के हिसाब से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो आपका दिमाग बिल्कुल खुला रहना चाहिए अभी से। हम आपको जैसे मेंस में बनेगा कि जहां जहां ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं वहां वहां भूकंप की भी घटनाएं होती हैं, है ना। तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से इस बात पे अपनी राय दीजिए, या इस पे प्रकाश डालिए, या कुछ लिखिए, शॉर्ट नोट या जो भी है। 150 वर्ड या 250 वर्ड का लिखने का आ गया मान लो, तो आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। जब आपने अर्थक्वेक पढ़ा है और वोल्केनो भी पढ़ा है तो आप लिख सकते हो ना कहां कहां आता है करके। और जब आप बाद में और भी पढ़ लोगे एडवांस वाला, तब तो और लिख लोगे। लेकिन आपको क्या लिखना होगा कि महोदय हम आपकी बात से सहमत तो हैं, किंतु थोड़ा सा सहमत नहीं है। ये हिमालय के बारे में लिखना होगा, और इसका कारण कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी नहीं आते। अब ये ऐसे लिखोगे तो नंबर आएंगे, नहीं तो जो खूंखार है वो कैसे लिखते हैं, जो रटे रटाई वाले होते हैं, जिनको मतलब जैसे कहते हैं दौड़ो, एक वो होती है ना रेस होती है जैसे 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर, जिसमें सभी लोग दौड़ते हैं, जो जहां से मिल गया नहीं होता। जैसे मान लो दिल्ली में सफाई के लिए एक मैराथन आयोजित की गई, मान लो शुरू हो रही है वो रोहिणी से, तो आप रोहिणी जाओगे क्या उसको दौड़ने के लिए, वो रोहिणी से मान लो इंडिया गेट तक जा रही है, तो आप क्या करोगे, यहीं से दौड़ जाओगे इसमें, अरे भाई आ रहा हूं मैं, यहां तो दौड़े, उधर सिविल लाइन में करे, अच्छा ठीक है यार वहां तो नहीं जा रहा मैं, बस से जाऊंगा वहां, तो उसमें शामिल होते हैं। और अच्छा भी है, कभी नहीं भीड़ तभी तो जुड़ेगी। तो इस टाइप के स्टूडेंट भी कई बार एग्जाम देते हैं। और कुछ उसमें एक आधे ऐसे होंगे इस मैराथन में जो कीनिया वीनिया से आए होंगे, वही जीतते हैं, या भारत का भी कोई हो सकता है बड़ा वाला जो वहीं से दौड़ा होगा, जिसको जीतने के लिए करना है। तो जो जीतने वाले विद्यार्थी होंगे वो सही तरीके लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। और जो खाली लिखने वाले हैं, मान लो उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया जो मैंने बताया, वो कुछ नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, ज्वालामुखी वो क्रिया है जहां पर भूमि के नीचे से फलाना फलाना आता है, ठीक है, और भूकंप वह क्रिया है जहां पर ऐसा ऐसा होता है। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं, फलाना कहते हैं। भूकंप का उत्पत्ति जहां से होती है उसको फोकस कहते हैं
कितने वर्ड हो गए? 50, 60, 70 हो जाएंगे। वो 200 वर्ड भी लिख सकता है इसको, भले वो 150 वर्ड पूछे, लेकिन वो काम की चीज बिल्कुल नहीं लिख रहा उसको। और एग्जामिनर कई बार बेहोशी की हालत में उसको पढ़ रहा होता ना, तो एग्जामिनर भी ये भूल जाता है कि क्वेश्चन जो ये लिख रहा है यही पूछा था कि कुछ और था उसमें, कुछ का कुछ। वो कह रहा है कि कहाँ कहाँ पाए जाए, विद एग्जाम्पल आपको देने होंगे, है ना। आप एग्जाम्पल दोगे कि भैया यहाँ पर ये वाला ज्वालामुखी और यहाँ पर इतनी तीव्रता का भूकंप, या अक्सर यहाँ पे भूकंप इतनी तीव्रता के आते हैं और जिसका कारण ये है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऐसा क्यों होता है, उसको बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि ये जो समुद्री प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में मिलती है, तो वहां पर क्यों ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं, उसमें पानी का क्या रोल होता है, पानी अंदर घुस के वो वाटर वेपर में बदल जाता है, वाटर वेपर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर जमीन को फाड़ने में योगदान देता है। वो सब पढ़ाया जाए आपको बाद में, इसकी चिंता नहीं करनी है, समझ गए ना। तो ऐसे जब विथ कंसेप्ट और विथ प्रूफ और साथ में करंट अफेयर, अगर आप उसमें लिख दो कि हाल ही में इस इलाके में इतनी तीव्रता का भूकंप आया और साथ में इतने का भी ज्वालामुखी आया और ऐसा ऐसा हुआ, एग्जामिनर कहेगा ऐसा कब हुआ, ये तो हमें पता ही नहीं है। अब लिख रहा है तो सही कर रहे होगा, खुश हो जाएगा अंदर से, कहेगा लो 2 नंबर और लो, लिखेगा नहीं लिखेगा, और नहीं तो वही होगा वो मतलब मुद्दा ये है कि क्वेश्चन कुछ भी आए, नॉन सीरियस स्टूडेंट कहां से शुरू करेगा, ज्वालामुखी वो क्रिया है, भले कुछ पूछे हो। जैसे उससे पूछ दिया जाए हिमालय बाकी पर्वतों से कुछ अलग है, टिप्पणी कीजिए, मान लो ऐसे लिख दिया, हमें क्या मतलब, हमें तो हिमालय भारत का मुकुट है, फलाना है, डिमका, अरे वो क्या पूछ रहा है यार, उसको बताओ तुम पहले। इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, टू द पॉइंट। अब 150 वर्ड लिखने को आ रहा है, यूपी पीसीएस में तो 125 वर्ड आता है, छोटा वाला है ना, यूपीएससी में 150 और 250 आता है, इसके आगे जाएंगे। तो ये तो होगी आपकी बात। बाकी हॉट स्पॉट क्या होता है, ये क्या होता है, हम पढ़ाएंगे आपको बाद में। अच्छा, एक डायग्राम और दिख रहा है ना, ये देखो नीचे मैग्मा ऐसे राइजिंग वाला हो रहा है ऊपर ऊपर, और यहां से फट के ये सीधे ऊपर आ रहा है। ये मिड अटलांटिक रिज टाइप का बनेगा, मध्य अटलांटिक क्या कहते हैं उसको, प्लेट इधर उधर वाला, ये सारा यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, और ज्यादा इसमें अंदर हॉट स्पॉट और ये लो जी। अगर आपको क्या चाहिए, कौन कौन से ज्वालामुखी कहां पे हैं, इसका भी अगर आपको देखना है तो आप सारी चीजें इसमें से देख सकते हो। बस पढ़ने की, आपको पढ़ना है, मैटर सब मिल जाएगा आपको। अब लिखाने को मैं ऐसे भी लिखा सकता हूं आपको, किलिमंजारो यहाँ है, ये यहाँ है, उससे खाली टाइम की क्या होगी, बर्बादी तो है। वो जो मेरे पास है यही चीज आप भी लिख सकते हो, इससे कोई फायदा नहीं है। एक ये ले लो, अब आप कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है। और बाकी आप इजी क्लासेस में आए हो तो यहां से आपको स्टडी मटेरियल तो मिलता है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा ज्वालामुखी कहां पर है, क्या है, तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब उसी चीज को मैं लिखा दूं आपको तो वो फिर मजा नहीं है, वो टाइम पास है, समझ गए ना। ये भी आप देख सकते हो। अभी 1 बजने वाला है, 10 मिनट ब्रेक अभी दिया जाए कि कब दिया जाए, है ब्रेक दे दिया जाए, बताओ है, दे दें। 5-10 मिनट का ब्रेक तो चाहिए ना, क्योंकि ये खत्म हो गया ना ये वाला टॉपिक, इस पे कुछ था नहीं ऐसा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा रॉक्स, फिर थोड़ा सा क्लाइमेट, उसके बाद थोड़ा चीजें करके आपकी क्लास हो जाएगी। बस अब फिर आप जब असली वाली क्लास में